सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठास के बारे में। लेक्चर नंबर 8 हम लोग का रहने वाला है और मराठा हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस करिए। पहला क्वेश्चन ये रहा। ओके, रिकॉर्डिंग लगाना था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। थैंक यू। चलिए तो मराठा हिस्ट्री शुरू करते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी बहादुर शाह दी फर्स्ट। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ही अबॉलिश जजिया टैक्स एंड ही अटेम्प्टेड टू कंसिलेट द राजपूत्स। जजिया अबॉलिश नहीं किया था। ठीक है, ये किसने अबॉलिश किया था? फारूक सियार। और फारूक सियार का जनरल कौन था? जो कि इजारदारी सिस्टम भी लेके आया था। इससे पहले एक्चुअल में वो आया था इजारदारी तो, लेकिन मेनली तो इसको फारूक सियार ने अबॉलिश किया था। तो दूसरा गलत, पहला तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड ही अटेम्प्टेड टू कंसिलेट द राजपूत्स। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, मोहम्मद शाह के बारे में, रंगीला के बारे में। और हैप्पी लोहड़ी भाई सभी को, हैप्पी मकर संक्रांति। ड्यूरिंग हिज रेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। यस, 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, जब उसने लूट मचाई थी, भयंकर लूट मचाई थी। पहले करनाल, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है, जहाँ पे नादिर शाह ने भेजा था ये यहाँ पे जो निज़ाम है हैदराबाद का, ये सादत खान बुरहानुल मुल्क का। फिर आपको पता है सादत खान बुरहानुल मुल्क ने फ्लो में आके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया एंड फिर दिल्ली पर अटैक करता है एंड पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर सब लूट के लेके जाता है। द मुगल एम्पायर सॉ सिग्निफिकेंट रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल पावर, नहीं बल्कि यहाँ से और डिसइंटीग्रेट होने लगा था। देखो ना, हैदराबाद निकल रहा है, अवध निकल रहा है, ठीक है, नादिर शाह अटैक कर रहा है, यहाँ से मराठा अटैक कर रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज रंगीला, ऑप्शन नंबर बी। लेटर मुगल्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है आपसे पूछ रहा है। द पोस्ट ऑफ वजीर बिकेम वेरी पावरफुल, मनसबदारी सिस्टम वॉज स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड, प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट। वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो गए तो बिल्कुल बात सही है, लेटर मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, है ना। पोस्ट वो जो वजीर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। याद अगर आप करो तो जुल्फिकार खान, ठीक है, जुल्फिकार खान ही तो लेके आया था इजारदारी सिस्टम। और फिर सैयद ब्रदर्स की पावर तो हमने देखी थी किस तरीके से फारूक सियार को मरवा दिए थे। फिर उसके बाद ये रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, ये दोनों जो रफ़ी है इनको मरवाता है। ध्यान रखना, जो रफ़ीउद्दौला है वही आपका शाह आलम, रफ़ीउद्दर्जात है वही आपका शाह आलम 2 है, तो कोई अलग नहीं है। ठीक है, रफ़ीउद्दर्जात है वही शाह आलम 2 का टाइटल लिया था, तो कोई अलग नहीं। सॉरी, शाहजहां 2 का टाइटल लिया था, वो कोई अलग नहीं। शाह आलम 2 तो बहुत बाद में आता है, 1760 के टाइम पे, उसी के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होती है। खैर, तो दूसरा वाला गलत होगा बिकॉज मनसबदारी स्ट्रेंथन नहीं हुई थी इनके टाइम पे। ठीक है, मेनली तो इजारदारी को लेके आए थे ये। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3। मनसबदारी के बारे में कल कुछ हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बहादुर शाह जफर।
He was the last Mughal emperor. Yes, he actively led the revolt of 1857 as a military commander. No, ठीक है, इसने एक्टिवली लीड तो नहीं किया था, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वैसा टाइप था, मतलब बूढ़ा हो चुका था तो एक्टिवली तो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसका जो मिलिट्री कमांडर था जनरल भक्त खान, उसने मेनली तो लीड किया था। ये तो एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि नाम का रूलर बच गया था बस, ठीक है। ही वॉज अ रिनोन्ड उर्दू पोएट। यस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वीक सक्सेशन आफ्टर औरंगजेब कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन वीकेंड द एम्पायर। यस। एंड द मुगल इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स्ड बाय 1700। नो, ठीक है। 1800 तक कंप्लीट हुई थी, 1700 तक तो जिंदा ही था औरंगजेब। तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स कर गई थी लेटर मुगल। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ओके, कंप्लीटली इकोनॉमी तो तब वो हुई थी जब ये इजारदारी वगैरह सभी आए थे, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कोलैप्स हो गई थी। औरंगजेब तक फिर भी ठीक ठाक थी। ओके, अब आते हैं मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत आपको काइंड ऑफ री एनर्जाइज कर देने वाली है मराठा हिस्ट्री अगर हम बात करें। और एक्चुअल में ये माना जा रहा था कि औरंगजेब के जाने के बाद, मुगलों के जाने के बाद मराठा ही पूरे देश पे रूल करने वाले। इनफैक्ट बहुत बड़ा पार्ट ऑफ टेरिटरी इनके अंडर में आ भी चुका था मराठाओं के अंडर में। बस एक बैटल और सब बर्बाद हो गया। ठीक है, वो एक बैटल मैं बता भी देता हूँ, क्या सस्पेंस बनाना, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, वो कोलैप्स पढ़ने से पहले हमें ये तो जानना होगा ना मराठा हिस्ट्री एमर्ज कैसे हुए, मराठाज एमर्ज कैसे हुए, उन्होंने इतना बड़ा टेरिटरी ऑक्यूपाई एक्वायर कैसे किया, तब तो उनके कोलैप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में उनका वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं कोलैप्स की अगर बात करेंगे तो। ओके, ऑल राइट। सद्दाम हुसैन, सर मुझे तो औरंगजेब ही मोटिवेट करता है। अच्छा, चलिए शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और संभाजी के बारे में, तो उससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन यहाँ से मिलेगी, है ना, सद्दाम। चलो तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं शिवाजी। शिवाजी के फादर थे शाहजी भोसले। ठीक है, जो शाहजी जो भोसले थे फादर ऑफ शिवाजी, ये एक काइंड ऑफ जागीरदार थे। किसके अंडर में? मुगलों के अंडर में, ऐसे समझ लो। ठीक, इनके बेटे थे शिवाजी, और शिवाजी की मदर कौन थी? जीजाबाई। तो इनके जो शिवाजी के जो गुरु रहे सामर्थ्य रामदास, या फिर इनकी जो मदर रही, इन्होंने ऐसी इनको अपब्रिंगिंग दी जिसकी वजह से शिवाजी बिकेम द छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको आज भी भगवान के तौर पे पूजा जाता है। अगर आप महाराष्ट्र के किलों में जाएंगे, फोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ ऑलमोस्ट हर किले में शिवाजी की एक छोटी सी मूर्ति ज़रूर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि इन्होंने इस तरीके की जो ब्रेवरी दिखाई थी। और कैसी ब्रेवरी थी अभी आपको एक एक करके पता चलेगा। कहाँ पे कब जन्म हुआ था? 1630 में हुआ था, शिवनेरी फोर्ट में इनका जो है हुआ था इनका क्या जन्म। ये जो आप फोर्ट देख पा रहे हैं इसका नाम है तोराना फोर्ट। क्या नाम है इसका? तोराना का किला, इसका नाम है तोराना फोर्ट। 16 की उम्र में कैप्चर्ड कर लिया था शिवाजी ने, कैप्चर्ड बाय शिवाजी एट द एज ऑफ 16। 16 की उम्र में, जब हम क्लास 11th में थे। क्यों? तब उस उम्र में शिवाजी ने तोराना के फोर्ट को कैप्चर कर लिया था, और इसको क्या नाम रख दिया था? प्रचंडगढ़। ठीक है, इसका नाम रख दिया था प्रचंडगढ़। ठीक, इसके बाद शिवाजी मास्टर करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स होती है जहां पे आपकी, क्योंकि स्मॉल आर्मी है, मराठा स्मॉल आर्मी है, अब बड़ी अगर आर्मी से लड़ना है तो इनको वहां की क्योंकि ज्योग्राफी पता है, तो उस ज्योग्राफी का इन्होंने फायदा उठाया और कुछ इस तरीके से मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज किया कि सरप्राइज अटैक मारे। गुरिल्ला वॉरफेयर इज ऑल अबाउट सरप्राइज अटैक। छोटी सी टुकड़ी लेके सरप्राइज अटैक मारो, एनिमी में समझ भी ना पाए कि हमला अचानक हुआ, कहाँ से आए, कहाँ से मारा, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। ठीक, ये है गुरिल्ला वॉरफेयर। अब आते हैं शिवाजी के जो ब्रेवरी के जो किस्से हैं, जो कुछ मूवी में जो दिखाए जाते हैं उनसे कुछ कम नहीं है। ठीक है,
इनफैक्ट जैसे मूवी में जो ब्रेवरी किस्से सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग है शिवाजी की हमारी स्टोरी। ओके, तो शिवाजी जो है, होता क्या है कि जब ये पावर में राइज हो रहे थे, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो इन्होंने तोराना का फोर्ट कैप्चर किया एट द एज ऑफ 16। इसके बाद धीरे धीरे जब ये यहाँ पे क्या होता था, जो मराठा होते थे ये देवर लाइक कि चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है? चौथ ये होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये पर्टिकुलर पार्ट पर उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, ये बोलेंगे कि जो भी तुम्हारा बेटा रेवेन्यू है ना, जो भी तुम किसानों वगैरह से रेवेन्यू वसूलते हो, जो भी तुम्हारा हक आता है, उसका 1/4 यानी कि 25% कायदे से यहाँ पे दे देना। नहीं देंगे तो बेटा रेड सहना, फिर लूटेंगे आके, नहीं तो सीधाई के साथ चौथ दे देना, खत्म काम। ठीक, और इसके साथ ही साथ एडिशनल सरदेशमुखी भी पड़ेगा। ठीक है, सरदेशमुखी क्या था? एडिशनल 10%। अगर वहां पे आर्मी हमारी स्टेशन है, ये वहां पे था सरदेशमुखी जहां पे इन्होंने अपना एक तरीके से स्टेशन कर रखे हैं ट्रूप्स, मराठा ने वहां पे काइंड ऑफ कैप्चर कर लिया है और वहां पे उनकी आर्मी है, तो उस आर्मी की देख रेख के लिए एडिशनल 10% का सरदेशमुखी लगता था। तो सिर्फ यही 2 टैक्स हैं जो पढ़ने हैं मराठाओं में, चौथ और सरदेशमुखी। सारा खेल चौथ और सरदेशमुखी का था। या तो शांति से दे दो चौथ, या तो शांति के साथ दे दो, नहीं तो रेड सहो। ठीक है, मैसूर भी आखिर में परेशान हो गया था। हैदर अली ने बोला यार रोज रोज आते हो रेड करने, ले लो यार चौथ हमसे, ठीक है, क्यों फालतू में परेशान होते हो और हमें भी परेशान करते हो। तो ये वाला सिस्टम था बाद में। ठीक है, तो यानी कि ये इनका मेन था पर्पस कि चौथ और सरदेशमुखी। यहाँ पे बैठा हुआ था कौन? बीजापुर का जो सुल्तान है वो बैठा हुआ था, और बीजापुर का जो सुल्तान है उसको पता था कि धीरे धीरे इनका पावर राइज हो रहा है और इनको सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जब उन्होंने पूछा अपने कोर्ट में कि कौन आगे आना चाहेगा जो शिवाजी को यहाँ पे काइंड ऑफ डिफीट कर सकता है, क्योंकि शिवाजी ने नाक में दम कर रखा है यहाँ पर इस डेक्कन में, तो अफजल खान वो लाइक पकड़ के लेके आएंगे यहाँ पे, और देखना कैसे पकड़ के लाएंगे अफजल खान। ठीक है, अब अफजल खान जो है शातियाना हरकत खेल रहे थे। ठीक है, ये बड़ा एक खूंखार टाइप का था, आप देख सकते हो इसका जो कद है, ऊंचा लंबा कद है इसका, बहुत तगड़ा टाइप आदमी था ये। अगर फिजिकल बिल्ड की बात करें तो इसने काइंड ऑफ एक टैक्टिक्स लड़ी। टैक्टिक्स ये थी कि किस तरीके से शिवाजी को यहाँ पे ले आया जाए, ठीक है, एक ट्रीटी के लिए, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी के लिए काइंड ऑफ, और यहीं से इनको कैप्चर करके लेके जाएंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ तो शिवाजी को एक्सपेक्टेशंस थे और उनको भनक लग जाती है कि हाँ ऐसा कुछ तो इरादे मंसूबे हैं अफजल खान के। तो खैर पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं शिवाजी। क्या प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं? अंदर से पूरा लोहे का आर्मर पहन के जाते हैं, इनफैक्ट सिर में भी एक काइंड ऑफ लोहे का वो पहने रहते हैं, आर्मर या फिर टोपी जो भी आप बोलो, और उसके ऊपर वस्त्र हैं, और उस टोपी के ऊपर भी मतलब जो नेचुरल टोपी है वो पहन के जाते हैं, सो दैट कि पता भी ना चले और सरप्राइज अटैक के लिए वो रेडी भी रहें। और इन्होंने क्या किया, दोनों साइड में ये था कि भाई हम इतने सर्टेन नंबर ऑफ कुछ तो आर्मी ट्रूप्स लेके आएंगे, बहुत थोड़े से, और ज्यादा लेके पूरी आर्मी लेके नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ 4-5 लोग रहेंगे। लेकिन मराठाओं शिवाजी को भी पता था कि ये हरकतबाज आदमी है। इनफैक्ट क्या है कि ये बोलता है शिवाजी से कि हमारे बहुत पुराने रिलेशन, जैसे मोदी जी नहीं बोलते हैं कि क्रिश्चियनों से हमारा बहुत पुराना नाता है, ठीक है, मुसलमानों से हमारा बहुत पुराना नाता है। तो मतलब इसी तरीके से अफजल खान ने बोला शिवाजी आपसे हमारा बहुत पुराना नाता है, आपके जो फादर थे और हम दोनों लोग साथ ही पहले वो किया करते, और वो सच भी था। और ये भी सच था कि इसने हरकतबाजी करके इनका डिस्प्यूट हो गया था शिवाजी के फादर के साथ। खैर, तो शिवाजी को उसने उसमें लिया कि आप मतलब हमारे पुराने रिश्ते हैं, आपके साथ गहरे नाते हैं, तो आइए फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं। और इस तरीके से शिवाजी भी गए। अफजल खान का जो बिल्डअप है, फिजिकल बिल्डअप, ये बहुत तगड़ा वाला था। ठीक है, शिवाजी इसके कंधे से आते थे। इसने क्या किया, शिवाजी की गर्दन पकड़ के और इन पे जैसे ही चाकू मारने का किया, इन्होंने शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में एक वाघ नख, यहाँ पे आई थिंक वो है नहीं, ठीक है, इस तरीके से होना तो चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, आप सर्च करके देखिएगा। आज ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है ये, ठीक है, ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये वाघ नख, उसको लाने की बात भी अभी पिछले साल चल रही थी, आई थिंक अभी तक आया तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो वाघ नख है इन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ के रखा था, जो एकदम शेर के पंजे के शेप में था, लोहे का बना हुआ था, और राइट अपना जो बायां है उसमें कुछ तो छोटा सा काइंड ऑफ चाकू। जैसे ही इसने क्या किया, गर्दन इनकी पकड़ के चाकू मारा, निकाला शिवाजी ने अपना बायां हाथ, और बायां हाथ से इसका पूरी चर्बी खरगोट ली, मतलब पूरी चर्बी इसकी निकाल दी पेट की, और एकदम चिल्लाया धोखा धोखा। और इसके जो सोल्जर्स हैं जैसे ही अटैक के लिए आए, क्योंकि
जो पूरा वहाँ की हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे मराठा जो जो ट्रूप्स हैं वो पहले से स्टेशन करके रखे थे शिवाजी ने। उनको पता था इस तरीके की हरकतबाजी हो सकती है, तो तुरंत हावी हो गई जो मराठा फोर्सेस थी और इनको तुरंत वहीं पे, क्योंकि इनका जो मिलिट्री कमांडर था इनको भगाया ले जा रहा था, वहीं पकड़ा और वहीं पे इनका सिर कलम किया गया। किसका? अफजल खान का। ठीक है, तो ये चीज थी। तो क्योंकि शिवाजी को पता था राजपूतों ने जो गलती करी है वो ये नहीं करेंगे। राजपूतों ने क्या गलती करी है? राजपूतों ने हमेशा एथिक्स की, ये हम पीछे से वार नहीं करेंगे, किसी की अगर वॉर लड़ते समय तलवार गिर गई तो हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। राजपूतों का ऐसा था कि भाई तलवार गिर गई, आराम से उठा लो, कोई दिक्कत वाली। अच्छा तलवार है नहीं, चलो तलवार टूट गई है, कोई नहीं, लेके आओ, नहीं लेके आओ, नहीं है, ले भैया हमारी ले लो, दूसरी लेके चला करो। ठीक है, तो उन्होंने ये गलती नहीं करी। शिवाजी इज लाइक अच्छे के साथ अच्छा, और अगर कोई इस तरीके के हरकतबाज टाइप आदमी है उसके लिए भी उनके पास सोल्यूशन था। इसी तरीके से उन्होंने शाइस्ता खान की भी काइंड ऑफ कैंची बनाई। शाइस्ता खान कौन था? जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है क्या कि अफजल खान जो बीजापुर में बैठा, वो बीजापुर के सुल्तान ने भिजवाया था। देखो बीजापुर जो है, ध्यान रखना, बात 1659 की हो रही है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को कब कॉन्कर किया था? बीजापुर को कॉन्कर किया था 1686 में, और गोलकोंडा को कॉन्कर किया था 1687 में, अगर आपको याद हो। गोलकोंडा को कॉन्कर किया था 1687 में। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यानी कि अभी भी औरंगजेब ने कॉन्कर नहीं किया है उसको, बीजापुर और गोलकोंडा को। बीजापुर अभी भी बीजापुर के जो सुल्तानत है उनके हाथ में, लेकिन ये बात पता तो चली गई थी औरंगजेब को। और इनफैक्ट अफजल खान की जब हत्या के बारे में पता चला बीजापुर को, तो बीजापुर ने फिर से एक आर्मी जनरल भेज के और फिर से एक काइंड ऑफ वॉर लड़ी, और उसमें भी वो भी मारा गया, वो भी हार गया। उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इनको बात पता चल गई थी। ये था आपका बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ठीक है, ये था आपका बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो ये वाला है। ठीक है, अब ये बात पता चल गई थी किसको? और ये बीजापुर सुल्तनत को, कि इस तरीके से काम होने नहीं वाला है। और औरंगजेब को भी पता चल गया था कि भाई यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा इनका, तो इसीलिए शाइस्ता खान को भेजा गया। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था, ये अंकल ऑफ औरंगजेब। इसको दक्कन का गवर्नर बना के भेजा गया। इसने क्या किया? 1660 में इसको भेजा गया था। इसने क्या किया था? पूना पे अटैक किया, और पूना पे बोल्ड अटैक होने की वजह से पूना टेम्परेरली शिवाजी के हाथों से चला जाता है। लेकिन अगेन शिवाजी यहाँ पे क्या करते हैं? शिवाजी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, और शिवाजी क्या करते हैं? शिवाजी अपनी सेना की टुकड़ी बनाते हैं, जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स थे उनको बुलाते हैं। ठीक है, जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, लगभग 13-14 लोग होंगे, सिर्फ इतने लोग थे। ठीक है, और ये पूना में जाते हैं। एक्चुअल में ये आप जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये लाल महल है जहाँ पे शिवाजी का बचपन यहीं पे बीता था, इनका जन्म वगैरह यहीं पे हुआ था, बचपन इनका यहीं पे बीता था। ठीक है, अब यहीं पे ही शरण ले रखी थी इसने शाइस्ता खान ने, और शाइस्ता खान यहाँ आराम से शरण ले रखी थी। ये लोग क्या करते हैं? शिवाजी लोग पहले यहाँ पर इसको इसके आसपास इर्द गिर्द आ जाते हैं, और पता भी नहीं चलता किसी को कि ये शिवाजी और उनकी आर्मी की छोटी टुकड़ी है, बिकॉज ये डिस्गाइज कर लेते हैं खुद को, यानी कि पता ही नहीं लगने देते हैं कि शिवाजी और ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। फिर रात में ये लोग कुछ तो सुरंग वगैरह बना के सीधे अंदर किचन में इनके घुसते हैं। ठीक है, और किचन से घुसने के बाद अब अगेन जो लोग बाहर हैं आर्मी जनरल्स, उनको तो नहीं पता चलेगा जो मुगल वाले हैं, लेकिन अंदर वालों ने तो देख लिया। तो मार काट मचाते हुए विदाउट एनी काइंड ऑफ वो एथिक्स को साइड में रखे, क्योंकि उनको पता था यहाँ अगर हम एथिक्स साइड रखेंगे तो हमारे मराठा कितने मारे जाएंगे इनके हाथों। तो और अगेन वही जो गलती राजपूतों ने करी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने नहीं करी। और अगेन वही कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, मारते काटते सबको जो सामने आया, शाइस्ता खान के बेटे, शाइस्ता खान की बीवियां, सबको मारते काटते ये लोग गए। सिर्फ 13 से 14 लोग थे। एक बीवी के पीछे पीछे लोग गए ये देखने के लिए कि शाइस्ता खान कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि वो भागते हुई जाएगी, क्योंकि उसकी मल्टीपल बीवियां थी। ठीक है, तो जो इसकी एक बीवी थी वो पीछे भागते भागते गई, एंड तब एक कमरे में शाइस्ता खान वॉज जस्ट एंजॉइंग विद हिज वाइफ बेड में। ठीक है एंड शिवाजी वहाँ पे आए। ठीक है, और शिवाजी ने फिर जो इसको कायदे से रिलाई करी इसकी, ठीक है, इसकी 3 उंगलियां काट डाली। ये बच के भागा, और इसको एक्चुअल में इसको मारना भी नहीं था शिवाजी को इसको बेइज्जत करके भगाना था इसको। ठीक है, तो इसको बेइज्जत करके भगाना था, तो इसको 3 उंगलियां इसकी काट डाली। और जब ये गया कहाँ पे? औरंगजेब के पास। तब जो बेइज्जती हुई औरंगजेब को, तब जो बेइज्जती हुई फील औरंगजेब को, उसके बाद अब औरंगजेब को समझ में आ गया था कि शाइस्ता खान वाला भी मामला फेल हो गया। और इनफैक्ट ये करने के बाद इन्होंने सूरत को कायदे से लूटा, 1664 में प्लंडर किया।
ठीक है, क्योंकि सूरत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इन लोगों का। याद करो गुजरात किसने कॉन्कर किया था, हु कॉन्कर गुजरात, तो गुजरात अकबर ने ही कॉन्कर कर लिया था। तो सूरत में इन्होंने प्लंडरिंग करी और बाद में अहमदनगर में, ठीक है, यानी कि पूना तो करी एक्वायर कर ही लिया शाइस्ता खान से, ठीक है। और शाइस्ता खान ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लंबे समय, बहुत ही कुछ दिनों के लिए जो है पूना इसके हाथ में गया था बस, और उसके बाद इन लोगों ने डिस्गाइज करके इसको शाइस्ता खान को यहाँ से रफा दफा किया, ठीक है। और उसके बाद सूरत में प्लंडरिंग करी और अहमदाबाद में यहाँ पे करी। और उसके बाद जब ये बात औरंगजेब को समझ में आ गई कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, तो फिर यहाँ पे अब ट्रीटी होती है, एक संधि होती है किसके बीच में। औरंगजेब भेजता है राजा जय सिंह को, जो कि एक हिंदू अगेन थे, राजा जय सिंह दी फर्स्ट, जो अम्बेर के जो राजपूत रूलर थे, ठीक है, रूलर तो नहीं थे, क्या रूलर बोला जाए, लेकिन हाँ इनके अंडर में मनसबदार थे मुगलों के अंडर में। तो इनको भेजा गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि शिवाजी जो है थोड़ा सा लीनियंट रहेंगे इनके प्रति, ठीक है, और इनकी बात मान भी लेंगे। तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और राजा जयसिंह वन इनवाइट करते हैं कि महाराज जो है औरंगजेब आपसे मिलना चाहेंगे, और मिलना भी मतलब उन्होंने खत वगैरह भिजवाया कि आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ आराम से आइए, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ट्रीटी के तहत शिवाजी ने अपने 23 किले, 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट, ये किले मुगलों को दे दिए थे। फिर भी यहाँ पे शिवाजी मिलने जाते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, आगरा में, दिल्ली में नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, आगरा में जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, शिवाजी की काइंड ऑफ बेइज्जती करी जाती है, इस तरीके से करी जाती है कि मतलब जैसे उनको पीछे खड़ा रखा गया, ठीक है, जो 5 हजारी मनसबदार थे उनके साथ रखा गया उनको। तो शिवाजी को बहुत बुरा लगा कि एक तो औरंगजेब को जाके पर्सनली वो विश किए, उसके पास जाके कोई रिस्पॉन्स नहीं, उनको पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ जो है शिवाजी को काफ़ी ख़राब लगी। एंड दिस वॉज डन इंटेंशनली बाय औरंगजेब, भड़काने के लिए शिवाजी को, ठीक है। तो शिवाजी जब थोड़ा सा, वो तो समझ नहीं पाया था, जब थोड़ा सा काइंड ऑफ गर्म हुए तो उनको काइंड ऑफ राजा इनका यूज़ करके, कि मतलब राजा जयसिंह से बोला गया कि इनको लेके जाओ अलग में, और इनको काइंड ऑफ इम्प्रिजन कर दिया गया। कंप्लीट इम्प्रिजनमेंट भी नहीं था कि कंप्लीट जेल हो, और ना ही इस तरीके से था कि भाई आराम से वहाँ कोई रह रहे हैं, एक तरीके से वो इम्प्रिजनमेंट ही था, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर जेल नहीं थी वो, ठीक है। जब इनको इम्प्रिजन कर दिया तब इनको शिवाजी को बात समझ में आई कि ये कुछ नहीं, ये भड़काना चाहता है, एंड ही वांट्स अ रीज़न टू किल शिवाजी। और शिवाजी सिर्फ अकेले नहीं गए थे, उनके बेटे संभाजी महाराज भी उनके साथ में गए थे। तो जब ये बात शिवाजी को समझ में आ गई कि ये कुछ नहीं, ये टाइम पास कर रहा है और जानबूझ के भड़काना चाह रहा है, एंड ही वांट्स अ रीज़न टू किल हिम, तो उन्होंने भी अपनी विटेनेस का यूज़ किया, और उन्होंने बीमारी का काइंड ऑफ नाटक किया कि भाई बीमार हैं, और इसलिए जो बाहर गरीब वगैरह हैं लोग, गरीब ब्राह्मण लोग हैं, इनको हमें फल वगैरह भिजवाने हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारी तबीयत सही हो जाए। तो फल फूल वगैरह की टोकरियाँ जाने लगी, और उन्हीं टोकरियों में तो उन्होंने रेपिटेटिवली वो काम करवाना शुरू किया कई दिनों तक। तो कुछ दिनों तक तो ये जो लगे रहते थे वो चेक करते थे कि हाँ इस टोकरी में क्या है, जो बाहर लोग लगे रहते थे। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने जब चेक करना बंद कर दिया, तब शिवाजी ने यहाँ पे सोचा कि अब ये सही अवसर है, और उन्होंने खुद को और अपने बेटे संभाजी को, ठीक है, टोकरी में बंद करके, और ये यहाँ से निकल गया। जब अगले दिन ये लोग आते हैं, ठीक है, जो लोग ये जो इनके सुरक्षा में लगे होते हैं, जो प्रहरी, जब उनको लगता है कि यार ये आवाज़ वगैरह क्यों कुछ यहाँ से नहीं आ रही है, तब एक दिन बाद इनको पता चलता है कि यहाँ पे तो शिवाजी भाग चुके हैं। और शिवाजी भी अगेन यहाँ पे इस रास्ते नहीं आते हैं कि आगरा से इस रास्ते आएंगे, नहीं, उनको पता था कि जो मुगल टुकड़ी को भेजा जाएगा इनको पकड़ने के लिए, वो इसी रास्ते में भेजा जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है। तो ये मथुरा से होते हुए पूरा ये वाला जो रूट है ये लेते हैं यहाँ पर, और तब मराठा किंगडम में जाते हैं, और खुद को और संभाजी को अलग अलग डायरेक्शन में काइंड ऑफ वो रखते हैं कि खुद अलग डायरेक्शन में और संभाजी को अलग डायरेक्शन में भेजते हैं, साथ में नहीं रहते। उनको पता था कि साथ में रहने का मतलब है कि बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और इन्होंने सब अपने बाल वाल कटवा के और एक ब्राह्मण का वेश रख लिया था, और इस तरीके से फिर से वहाँ पे वो मराठा किंगडम में पहुँचते हैं। और फिर उनका कोरोनेशन होता है रायगढ़ फोर्ट में, लेकिन तुरंत नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ट्रीटी हुई 1665 में, और ये जो पूरा इवेंट है ये हुआ 1666 में, 1666 में कैप्चर किया, और ये यहाँ से निकल लिए शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज 1666 में। लेकिन उसके बाद तुरंत कोरोनेशन नहीं हो जाता, एक बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सलहेड़। फिर से मुगल आर्मी यानी कि फिर से औरंगजेब यहाँ पे फोर्स भेजता है, ठीक है, सलहेड़ में, और यहाँ पे होती है बैटल ऑफ सलहेड़। अगेन प्रताप राव
गुर्जर एक साइड थे, मतलब प्रताप राव गुर्जर और मोरोपंत पिंगले, ये 2 लोग लीड कर रहे थे कौन, मराठा फोर्सेस को। मोरोपंत पिंगले कौन थे, ये पहले पेशवा कंसिडर किए जाते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में पेशवा थे, मोरोपंत पिंगले। वर्सेस मुगल फोर्सेस, मुगल फोर्सेस में कौन था, तो मुगल फोर्सेस में एक तो बहलोल खान था, ठीक है, मेन अगर मैं बात करूं मिलिट्री कमांडर की तो बहलोल खान, एंड एक तो कोई था इकला खान, ठीक है, इकला खान। तो ये हुआ था बैटल ऑफ सलहेड़ इन द ईयर 1672, 1672 में ये बैटल हुई थी। यहाँ भी ये मराठा फोर्सेस या अफगान फोर्सेस, सॉरी मुगल फोर्सेस। जीता कौन, मराठा फोर्सेस। कौन जीता है, विक्ट्री बाई मराठास, ठीक है। तो यहाँ भी विक्ट्री मिलती है किसको, मराठास को विक्ट्री मिलती है 1672 में। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी को ग्रेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो 16 के उन्होंने तोराना फोर्ट को कैप्चर किया, ठीक है, और भी छोटी मोटी विक्ट्रीज थी जो यहाँ पे हम नहीं गिन रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि किस तरीके से बीजापुर को 2 बार हराते हैं, एक बार अफजल खान को मारते हैं और किस तरीके से वो मारते हैं, देन शाइस्ता खान को यहाँ से भगाते हैं, देन उसके बाद मुगलों के साथ चंगुल से जो उन्होंने उनको पकड़ लिया था वहाँ से फरार होते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ सलेल में फिर से मुगलों को हराते हैं और फिर तब जाके कोरोनेशन खुद का ताजपोशी करते हैं रायगढ़ के किले में, और तब खुद को छत्रपति बुलाते हैं, छत्रपति बोलते हैं, और यहीं से छत्रपति की पदवी शुरू होती है। इससे पहले शिवाजी सिर्फ शिवाजी महाराज थे, अब जाके बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ पे 1674 में कोरोनेशन होता है। हाउ कैन यू कंपेयर, ठीक है। खैर, तो सर बालाजी पहले पेशवा थे, राइट, नो रॉन्ग। पहली बात तो कभी आपसे पेशवा पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे पहले भी पेशवा हुए, ठीक है। रवि किरण जी जरा भावनाओं में ना बहें, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने आए हैं सर, कम से कम शिवाजी महाराज तो बोलिए, छत्रपति नहीं बोल सकते, तो उतनी देर से और क्या कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा यहाँ पे भावुक होने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं सीधा एक उसमें ब्लॉक ही हो गए फिर। और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं सर ना, हम ना आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं शिवाजी की, हाँ मैं भी छत्रपति बोल रहा हूँ, है ना। तो भावुक होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यस ऑब्वियसली गूज़बम्प्स तो आएंगे ही, इतनी मतलब ब्रेवरी की स्टोरी काइंड ऑफ सोचना मुश्किल है कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बैक टू बैक एक के बाद एक के बाद कैसे करी होंगी। इनफैक्ट उसको अब ये जो स्टोरीज हम मूवीज़ में देखते हैं, एंड दीज थिंग्स आर इन रियलिटी। सोचो, पेशवा का मैं इसलिए बोल रहा था कि वो नहीं पूछेगा बिकॉज मोरोपंत पिंगले कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे बालाजी विश्वनाथ लिखा होता है, ठीक है। पूछेगा इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्चुअल में होता क्या कि जब बालाजी विश्वनाथ आते हैं तब पेशवा की जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम काफ़ी बढ़ती है, पेशवाशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है उस टाइम पे। हाँ, फालतू में यहाँ फालतू में शिवाजी मतलब ऐसे ऑफलाइन क्लास में ना हम सही बता नहीं, चप्पल फेंक के मार दें हम। इतनी कभी कभी इन तरह कमेंट में खून खौल जाता है मतलब। खैर ठीक है, तो शिवाजी इतने बैटल्स क्यों जीत पाए, जबकि अगर आप देखो तो मुगल एम्पायर कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है मुगल एम्पायर, बट फिर भी शिवाजी क्यों जीत पाए, ये जो अगर हम बैटल देखें ड्यू टू हिज गुरिल्ला वॉरफेयर जो हमने देखा। अब शिवाजी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अष्ट प्रधान दैट इज जो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली लाइक कि भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। अब इट इज़ लाइक किसी के मुंह से कुछ उगलाना, लाइक हर कोई, जैसे मतलब मैं किसी बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भारत माता की जय बोल भी देगा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम उसको जो मुंह में उंगली करोगे ना, बोल चल बोल भारत माता की जय, तो उसका ईगो हर्ट होता है उस केस में, ठीक है, कि अच्छा तू मुझसे बुलवाएगा क्या ज़बरदस्ती, तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो बहुत लोगों के साथ यार यही दिक्कत है, तुम समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, किससे बुलवाया जाता है, कौन बुलाता है और क्यों नहीं बोलता है,
समझ में आई चीज़ अब ये, कि जब किसी से, जबकि उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब किसी के मुंह में उंगली डालोगे, मैं तुमसे बोलूँ चल बैठ जा भी यहीं पे, ठीक है, वो बैठ जाता है, लेकिन जो तूने बोला ना चल अब बैठ जा तू यहाँ पे, तो अब नहीं बैठूंगा, क्या कर लेगा तू, भाई उसका ईगो हर्ट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है लाइफ में। आई नो कि एक कमेंट है, इसीलिए मैं कमेंट देखता भी नहीं हूँ, पूरा फ्लो टूटता है उसकी वजह से, फ्लो टूटता है पूरा उसकी वजह से, इसीलिए मैं कमेंट, लेकिन वही ना कभी बीच बीच में देखना पड़ता है कि बफरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ये सब टाइम वेस्टर्स होते हैं ऐसे लोग। शिवाजी वॉज कंसिडर्ड अ पाइनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। शिवाजी वॉज हेल्प्ड बाय द अष्टप्रधान, तो जो छत्रपति शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, जैसे हमने देखा था केडीआर जी के टाइम पे कौन थे, अष्ट दिग्गज थे, अकबर के टाइम पे नवरत्न थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी नवरत्न थे, वैसे ही शिवाजी के टाइम पे अष्टप्रधान थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट थे वो थे पेशवा, ठीक है। कौन थे, बरजोरी करना कहते हैं इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो अगर बात करेंगे पेशवा, ठीक है, तो पेशवा कौन थे, पेशवा होते थे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते थे। इनके टाइम पे पेशवा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे ये थे आपके पिंगले, मोरोपंत पिंगले, ठीक है। अमात्य कौन होता था, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ठीक है। देन अगर बात करेंगे शुरानावेसिस, ये आपके सेक्रेटरी होते थे, मंत्री मिनिस्टर होते थे, सेनापति कमांडर इन चीफ होते थे, ठीक है। सुमंत की अगर बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और पंडित राव ये एक पंडित यानी कि जो प्रीस्ट होते थे वो थे पंडित राव, ठीक है। पंडित राव जो है ये कभी मिलिट्री यानी कि वॉर लड़ने के लिए नहीं जाते थे, ठीक है, सिर्फ इनका काम था पंडितगिरी करना, यानी कि ये वॉर लड़ने के लिए नहीं जाते थे पंडित राव, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। पेशवा भी जाएगा, अमात्य भी जाएगा, और ये भी जनरली नहीं जाते थे, मेनली तो ये सब लोग जाते थे वॉर लड़ने, मिलिट्री जो एक्सपेडिशन अगर कहीं करना है, पंडित राव तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। रेवेन्यू के सोर्स वही चौथ और सरदेशमुखी वसूलना, चौथ मतलब जितना भी रेवेन्यू आपको मिल रहा है उसका 1/4 हिस्सा हम लेंगे, और अगर मान लो वहाँ पे कोई नहीं, उन्होंने एक्वायर ही कर लिया पूरा टेरिटरी, तो पूरा जितना रेवेन्यू उसका 1/4, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 100 हिस्सा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब मान लो कि इसका 24 हिस्सा जा रहा है उस रूलर को, कोई रूल कर रहा है, तो इसका 1/4 यानी 6 हिस्सा जाएगा मराठा को। अगर वहाँ कोई रूलर है ही नहीं, वही रूल कर रहे हैं, तो फिर पूरा 25 हिस्सा जाएगा उनको, ठीक है। सरदेशमुखी अगर जहाँ पे उनका रूल चल रहा है तो मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल लेवी होता था 10% का, सरदेशमुखी उसको बोलते थे। अब आते हैं इनके बेटे संभाजी महाराज, 1681 से लेकर 1689। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो डेथ है वो 1680 में हो जाती है, 1680 में। औरंगजेब खुश कि चलो फाइनली जाके अब मौका है कि अब जो मेरी इतनी वर्षों की तमन्ना थी फाइनली अब हो सकता है कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी भी होती नहीं है, ठीक है। अब संभाजी महाराज आता है, तो और यही टाइम होता है औरंगजेब भी नीचे उतर के आता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बैठता है। जब उसको पता चलता है कि संभाजी जो हैं ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, संभाजी क्या करते हैं, स्ट्राइक मारते हैं, कहाँ, बुरहानपुर में। अगर आपने वो मूवी देखी हो संभाजी जो भी आई थी, ठीक है, तो सबसे पहला जो ओपनिंग सीन होता है वहाँ पे, ओपनिंग जो सीन होता है वहाँ पे अगर आपने देखा हो, जहाँ पे शेर का है ना वो मुंह इस तरीके से वो करते हैं, जो ओपनिंग सीन होता है, जो अटैक करते हैं वो लोग, वो बुरहानपुर का ही अटैक होता है, वो बुरहानपुर को ही वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो पहला अटैक इनका मेनली तो बुरहानपुर में होता है। देन इसके बाद ही कैप्चर्स, ठीक है, ही कैप्चर्स गोवा एंड कोंकण, ठीक है, गोवा एंड कोंकण फ्रॉम पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज से ये गोवा और कोंकण को क्या करते हैं, कॉन्कर करते हैं ये, ठीक है। कौन, हमारे संभाजी महाराज जी। ये अगर बात करेंगे तो शिवाजी और साईबाई के बेटे हैं ये, ठीक है, शिवाजी और साईबाई के बेटे हैं। ही डिफीटेड राजा राम, हिज यंगर ब्रदर इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। एक्चुअल में ऐसा कोई वॉर टाइप तो नहीं हुआ था, क्योंकि था उस टाइम पे यही कि जो बड़ा बेटा है वो थ्रोन पे बैठेगा, तो बड़े बेटे के तौर पे संभाजी महाराज जी बैठ जाते हैं 1681 के टाइम पे। होता कुछ यूं है कि मिर्जा अकबर ये औरंगजेब का बेटा होता है, रेबेलियस सन होता है, जैसे जहांगीर का रेबेलियस सन था कौन, खुसरो, जो अर्जुन देव जी ने जिसको शरण दी थी, तो जिसको शरण दी थी तो उसी वजह से अर्जुन देव को मारा था किसने, जहांगीर ने, क्लियर। अब ये जो मिर्जा अकबर है इसको शरण दे दी संभाजी महाराज जी ने,
ठीक। तो इसकी वजह से औरंगज़ेब चिढ़ गया, ठीक है। और जब औरंगज़ेब चिढ़ गया तो इसी वजह से वो साउथ में आता है, ठीक है। जब उसको पता चलता है कि मराठाओं ने अब मेरे रेबेलियस सन को भी शरण दे के रखी है, ठीक है, जो मेरे मरने की ख्वाहिशें कर रहा है, तो देखते हैं पहले ही अकबर मिर्ज़ा अकबर मरेगा या मैं मरता हूँ, ठीक है। और बाद में होता भी यही है कि अकबर ही मिर्ज़ा अकबर पहले मर जाता है औरंगज़ेब से 1 साल पहले। तो ही वॉज द रेबेलियस सन ऑफ औरंगज़ेब ड्यू टू विच ही गेव ग्रूसम डेथ टू संभाजी। तो संभाजी महाराज जी को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है कौन? औरंगज़ेब, जो कि मूवी में दिखाया भी गया है। अगर आपने मूवी देखी हो तो किस तरीके से दर्दनाक मौत देता है ये संभाजी महाराज जी को, ठीक है, ऑलराइट। और ये मौत कब देता है इनको? 1689 में। और सिर्फ अकेले इनको नहीं मारता है, बल्कि इनके जो कवि थे, क्या नाम था उनका? कवि कलश। तो कवि कलश थे, है ना, वो जो आपने लास्ट में सीन देखा होगा, है ना, वो बोलते हैं, कवि जी बोलते हैं कि मैं नमक हूँ, ठीक है, वो बोलते हैं तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, है ना। देखा है आपने वो सीन? लास्ट में चलाएंगे इस लेक्चर के, ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए। वैसे भी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले मेंस वाले बैच में डाला था मोटिवेट करने के लिए। यस, कवि कलश। देन अभी आते हैं संभाजी महाराज जी के बाद राजा राम। जब इनकी डेथ हो जाती है संभाजी महाराज की 1689 में, और पता है जब संभाजी को कैप्चर किया जाता है तो सिर्फ इनको नहीं कैप्चर किया जाता है, ठीक है। संभाजी वॉज कैप्चर्ड, ठीक है, ही वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल फोर्सेस, कैप्चर्ड बाय मुगल्स इन 1689 along with, ठीक है, along with his माइनर सन, बहुत छोटे थे, शाहू जी, एंड वाइफ येसुबाई, ठीक। और इनको लेकिन नहीं मारा था औरंगजेब ने। क्यों नहीं मारा था औरंगजेब ने इनको? क्योंकि उसको पता था ये आगे काम आएंगे, इनको यूज़ किया जा सकता है, मराठाओं को आपस में लड़वाने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। और वही हुआ भी, ठीक। हुआ कुछ यूँ कि जब इनकी डेथ हो जाती है संभाजी महाराज की, तो अब तो राजा राम आएंगे। राजा राम किसके भाई हैं? संभाजी के, यानी शिवाजी के बेटे। लेकिन इनकी मदर सेम नहीं है। शिवाजी की 2 वाइफ थी, जिसमें कि ये जो संभाजी महाराज हैं वो साई बाई से हुए थे और ये सोयारा बाई से हुए थे, राजा राम जी। तो राजा राम जी यहाँ पे थ्रोन पे बैठ जाते हैं कि भाई जब तक शाहू जी महाराज को हम नहीं रिलीज़ कर लेते हैं, जो संभाजी महाराज जी के बेटे हैं, तब तक यहाँ पे मैं रूल करता हूँ। तो ये रूल करना शुरू करते हैं। इन पर भी अटैक लॉन्च कर देते हैं मुगल्स। और जब इन पे अटैक लॉन्च करते हैं, क्योंकि जब संभाजी की हत्या करते हैं मुगल्स, तो यहाँ पे जो मराठाज हैं इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि दे आर लाइक कि अब तो तुम बेटा एक्वायर करके दिखाओ, देखते हैं हम भी कैसे तुम यहाँ पे मराठा धरती पे आते हो। तो राजा राम जी जो है यहाँ पे थे, और राजा राम जी जिंजी आप देख सकते हैं कि डाइड एट सतारा। सतारा में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनको फोर्ट वगैरह छोड़ने पड़ते हैं, ये जो आपका रायगढ़ का किला वगैरह सब, विच बिकेम द कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी। और जिंजी फोर्ट भी इनके हाथ से चला जाता है। इनकी डेथ नेचुरल तरीके से होती है, लंग डिजीज़ इनको हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कब? 1700 में। और जब 1700 में इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी जो वाइफ हैं, वाइफ का नाम होता है ताराबाई। वो ताराबाई जो वाइफ है राजा राम की, वो यहाँ पे अपने बेटे शिवाजी दी सेकंड को, शिवाजी सेकंड कौन है? राजा राम और ताराबाई की बेटे हैं ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनको थ्रोन पे बिठा के काइंड ऑफ रीजेंट के तौर पे काम करती हैं। यानी कि मेन सब यही देख रही हैं पूरा मराठा किंगडम, लेकिन थ्रोन पे किसको बिठा दिया? अपने बेटे शिवाजी दी सेकंड को। अब यहाँ पे टैक्टिक्स खेलते हैं कौन? अब यहाँ पे टैक्टिक्स खेलते हैं ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश, ये मुगल्स, ठीक है। तो मुगल क्या करते हैं, यही सही मौके का इंतज़ार था उनको, और शाहू जी को रिलीज़ कर देते हैं यहाँ से। और शाहू जी को जब रिलीज़ किया जाता है 1707 के टाइम पे रिलीज़ किया जाता है, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तो औरंगज़ेब का बेटा प्रिंस आज़म शाह रिलीज़ करता है शाहू जी महाराज को। और शाहू जी जब रिलीज़ होकर यहाँ से जाते हैं, तो ताराबाई एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं शाहू जी को, कि शाहू जी नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो मराठा एम्पायर है, संभाजी के जाने के बाद मेरे पति ने इसको संभाल के रखा है 10 साल तक, और मैं इसकी जो है यहाँ पे हकदार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में, दैट इज़ ये शाहू जी महाराज और ताराबाई जी के बीच में एक बैटल होता है, ठीक है। और इस बैटल का नाम था क्या? इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खेड, ठीक है। बैटल ऑफ खेद नाम था इसका। ये 1707 के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ खेद। और इसमें
किसकी अगर हम बात करेंगे बैटल ऑफ खेद में किसकी डिफीट होती है, तो यहाँ पे ताराबाई डिफीटेड होती हैं। लेकिन ये जो काम है शाहू जी अकेले नहीं करते हैं, एक यहाँ पे पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ की हेल्प लेके ये काम करते हैं और थ्रोन पे बैठते हैं। किसकी हेल्प से? बालाजी विश्वनाथ। ये कौन है? ये पेशवा हैं। पेशवा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। छत्रपति के बाद जो सबसे पावरफुल है वो पेशवा ही होता है। तो अब गद्दी पे कौन बैठ चुका है? शाहू जी महाराज जी बैठ चुके हैं। ठीक है, शाहू जी महाराज बैठ चुके हैं गद्दी पे। अब आई नो कि थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ से डेवलप होने लगा होगा, तो मैं पहले से इसको क्लियर करके चलता हूँ ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना डेवलप हो। ये हैं शिवाजी महाराज। ठीक, शिवाजी की दो बेटे ऐसे समझ लो, दो अलग अलग जो उनके वाइफ थी। जैसे हमारे संभाजी महाराज साई बाई से थे और ये सोयारा बाई से थे, राजा राम। ठीक है, तो संभाजी हो गए जो बड़े बेटे थे, और राजा राम जो छोटे बेटे थे। थ्रोन पे कौन आएगा? संभाजी महाराज आएंगे। संभाजी की जब डेथ हो जाती है 1689 में, तो कौन आ जाता है? राजा राम। राजा राम जब की डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ थी ताराबाई और इनके बेटे का नाम था शिवाजी दी सेकंड। तो शिवाजी जो सेकंड थे, इनके नाम पे ताराबाई रूल करने लगती हैं। संभाजी के बेटे कौन थे? शाहू जी, जिनको कि कैप्टिविटी में मुगल्स ने अभी तक रखा था। 1707 में छोड़ा था इनको, और जब छोड़ा तो इनका फिर बैटल हुआ किसके साथ? ताराबाई के साथ हुआ इनका बैटल, बैटल ऑफ खेद 1707 में। और यहाँ पर शाहू जी जो हैं बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से थ्रोन पे बैठते हैं। और यहीं से छत्रपति जो उसकी पावर थोड़ी सी कम और पेशवा की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। कैसे? बालाजी यहाँ पे विश्वनाथ आते हैं, इनकी बात करेंगे तो ही बिकेम द फर्स्ट पेशवा। बट दिस फैक्ट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बिकॉज पेशवा सिर्फ यहाँ से पावरफुल हुई, हेरिडिटरी हुई। लेकिन ध्यान रखना, हेरिडिटरी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहले पेशवा थे। दिस यू हैव टू रिमेंबर। वैसे इसीलिए सवाल पूछता नहीं है ये पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है कि इनको पेशवा पहला माने या फिर मोरोपंत पिंगले को माना जाए, जो शिवाजी के टाइम पे इनफैक्ट उससे भी पहले पेशवाशिप रहती थी। लेकिन आपको बस ध्यान रखना, नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो भी मैंने आपको बता दिया है। मोरोपंत पिंगले थे शिवाजी के टाइम पे, फिर यहाँ पे आए जब ये हेरिडिटरी हो गई थी पेशवाशिप और बहुत ही पावरफुल हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, कि बॉडी के टुकड़े कर दिए तो हाँ बिल्कुल, तो क्रूर डेथ दी थी बिल्कुल, जो औरंगजेब ने बहुत बहुत निर्मम हत्या दी थी। किसको? संभाजी महाराज को। लेकिन संभाजी महाराज रिफ्यूज टू गिव अप, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज रिलीजन, कि वो अपना धर्मांतरण नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए ना। अगर आपने देखा हो वहाँ पे विकी कौशल बोलते हैं ना कि हमारा धर्म हिंदू धर्म, मतलब हमारे साथ मिल जाओ, मराठाओं के साथ मज़े होंगे और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। क्योंकि वो औरंगजेब बोलता है ना कि हमारे साथ मिल जाओ और लेकिन बस धर्म बदलना पड़ेगा, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो वो काइंड ऑफ वो बहुत हद तक वो ट्रू भी है। ठीक है, ही बिगैन हिज करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ सेना करते, यानी मेकर ऑफ द आर्मी का टाइटल दिया गया था भाई शाहू जी के द्वारा। ओके, तो बालाजी विश्वनाथ। अब होता क्या है ना, अब देखो बाजीराव दी फर्स्ट आते हैं। कौन? शाहू जी की जगह। अब यहाँ से तुम भूल जाओ, ये तुम यहाँ से अब इनकी लेगेसी भूल जाओ भी है। अब कौन आएंगे? अब पेशवाशिप पावरफुल हो गई है, तो अब पेशवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ना कि छत्रपति के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पेशवाशिप पावरफुल है। तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे आते हैं बाजीराव दी फर्स्ट। ठीक है, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ही डिफीटेड निजामुल मुल्क असफ जाह, जो हैदराबाद में बैठा हुआ था, इसको हराते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो अगर आपको, तो ये टाइम पीरियड पे कौन बैठा हुआ है मुगल शासक, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। कौन बैठा हुआ है दिल्ली में मुगल शासक? तो वो बैठा हुआ है कौन? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के टाइम पे ही तो निज़ामुल मुल्क असफ जाह ने अपना अलग से हैदराबाद निकाला था। उसी के टाइम पे 1722 में तो सदत खान बुरहानुल मुल्क में अवध उसने अपना निकाला था। ठीक है, तो निज़ामुल मुल्क को डिफीट किया और ही साइंड ट्रीटी ऑफ दोराहा सराई विद जय सिंह आफ्टर विक्ट्री ओवर अ कंबाइंड फोर्स ऑफ निज़ाम, अवध, राजपूत, इन सब की कंबाइंड आर्मी थी, उनको हराया था। बाजीराव दी फर्स्ट के बारे में यह कहा जाता है कि बाजीराव दी फर्स्ट जो हैं एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं बाजीराव दी फर्स्ट, इनके बारे में ये है। ठीक है, जो कि ट्रू है पूरी तरीके से कि एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। जो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है ना, बाजीराव मस्तानी, जिसमें कि रणवीर सिंह है, तो रणवीर सिंह इन्हीं का ही किरदार निभा रहे हैं, इन्हीं का ही रोल निभा रहे हैं बाजीराव दी फर्स्ट का। समझ में आई आपको ये चीज़?
ठीक है, तो बाजीराव द फर्स्ट का किरदार कौन निभा रहा है? रणवीर सिंह। तो ऐसे याद कर लो, ये रणवीर सिंह है ये, ठीक है। ये एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, या फिर हम बोल सकते हैं उनसे भी ज़्यादा किया, वो बाजीराव द फर्स्ट ने किया, क्योंकि उनके टाइम पे तो कंसोलिडेशन हो रहा था और इतना ज़्यादा मुगल का अटैक था शिवाजी महाराज के टाइम पे कि एक्सपेंशन से ज़्यादा उनको कंसोलिडेशन पे थोड़ा सा फोकस रखना था कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए मराठा किंगडम को। इनके टाइम तक मुगल पूरी तरीके से वीक हो चुके थे, ख़त्म टाइप हो चुके थे एक तरीके से 1739 में। और कभी ये औरंगज़ेब ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके जाने के सिर्फ 20-30 साल बाद ही मराठा इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिनको मैं सप्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि वो मुगलों से चौथ वसूलने लगेंगे। यह हालत हो गई थी। बाजीराव द फर्स्ट जाके दिल्ली में अटैक करके नादिर उसको ये मोहम्मद शाह रंगीला को मार के आए थे, ठीक है। ही रेडेड दिल्ली 1737 में। बट इन्होंने गलती ये बोल लो या फिर जो भी बोल लो, ठीक है, क्योंकि बाद में तो हर चीज़ गलती या सही है सब लगता है बड़ी आसानी से इवेलुएट करना, लेकिन इनको ये था कि भाई हमें चौथ और सर देशमुखी चाहिए, हमें काइंड ऑफ दिल्ली में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दिल्ली में बैठे भी नहीं चाहते तो आराम से उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला को हटा के बैठ सकते थे, क्योंकि दिल्ली में रेड करके आए थे, ठीक है। ड्यूरिंग बाजीराव फर्स्ट टेन्योर द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा कन्फेडरेसी एमर्ज्ड। क्या है अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, बाजीराव द फर्स्ट। ये वही हैं, अगर आपको याद हो सर, कि जिन्होंने छत्रसाल को बचाया था बंगस से। जब बंगस ने 1728 में अटैक कर दिया था, छत्रसाल जो बुंदेला किंग थे, तो उनको बचाया था और उनकी बेटी मस्तानी से शादी करी थी। इनकी वैसे पहले से शादी हो रखी थी, लेकिन मस्तानी इनकी काइंड ऑफ कॉन्क्यूबाइन बोल सकते हैं, फिर उनसे शादी करी थी और उन्हीं से बेटे हुए थे जिनका नाम था शमशेर बहादुर। बाजीराव फर्स्ट के और मस्तानी का बेटा होता है शमशेर बहादुर, जिसको हमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है आगे हिस्ट्री में, ठीक है। मेन जो आगे जाता है थ्रोन, या फिर हम बोल सकते हैं पेशवाशिप बाजीराव फर्स्ट के बाद, वो जाती है इनके बेटे बालाजी बाजीराव को, ठीक है। तो बाजीराव द फर्स्ट, भले हमने इतनी कम चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन ध्यान रखना ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अगर हम बात करें इन द मराठा किंगडम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, ठीक है। ही ऑल्सो कैप्चर्ड जो बसाइन है, बसाइन का जो पोर्ट है फ्रॉम पोर्तुगीज इन 1739 में, बसाइन भी पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि 22 घंटे घोड़े में ट्रैवल कर सकते हैं और घोड़े में रहते हुए भी, ठीक है, खाना खा सकते हैं। इनका मतलब काइंड ऑफ इनकी मिलिट्री एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी। खैर, अब आते हैं बालाजी बाजीराव, और अब यहाँ से होगा कुछ। तो क्या होगा, तो 1740 में जब बैठते हैं, ठीक है, गद्दी पे, इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध है वो इन्हीं के टाइम पे ही होता है। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो इन्हीं के टाइम पे ही लड़ा जाता है, ठीक। लेकिन होता क्या है, थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत होता है, पानीपत का पहला याद करो, इब्राहिम लोदी हारा था बाबर से, ठीक है, 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में, जहाँ पे अकबर की फोर्सेज लेड बाई बैरम खान किसको हराया था, जरा कमेंट में बताइए। अब ये तीसरा हो रहा है 1761 में, क्योंकि यहाँ पे अफगानी जो फोर्सेज हैं, जो दुर्रानी एम्पायर है, यहाँ पे दुर्रानी एम्पायर था। दुर्रानी एम्पायर का लीडर कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे रेड कर रहा था, और ऐसा नहीं कि अभी से रेड कर रहा था, उसने रेड करना 1748 से, यानी कि जब नादिर शाह का आखिरी साल था। क्या बोल रहा हूँ, नादिर शाह तो मर गया था 1740 में। मेन जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसका जो आखिरी साल था 1748 में, तभी से अहमद शाह अब्दाली के अटैक यहाँ पे शुरू हो गए थे। और इनके बीच में धीरे धीरे अटैक की वजह से, क्योंकि मराठा पावरफुल हो रहे थे, तो इनफैक्ट मराठा भी इन पे रेड मारने लगे थे, किन पे? अब्दालियों पे, यानी कि दुर्रानी एम्पायर पे। तो इसकी वजह से इनके बीच में खटास बढ़ गई थी। और यहाँ पे पानीपत में एक्चुअल में ये लोग बैटल के लिए जाते हैं, लेकिन इनसे एक भूल ये हो गई कि बैटल में तो ये जाते हैं, साथ ही साथ लगभग 2 लाख पिलग्रिम्स को, यानी कि पिलग्रिम्स मतलब जो पूजा वूजा करने गए थे, क्योंकि यहाँ पर मराठाओं को कहीं पे तो शिव जी की पूजा के लिए जाना था, ठीक है। तो 2 लाख पिलग्रिम्स को ये साथ में लेके जाते हैं, जिनके पास ऐसा कोई नहीं है वॉर लड़ने की टैक्टिक्स, तो कुछ नहीं, नॉर्मल सिटीजन। 2 लाख जो रिपोर्टेड है, ठीक। और जब ये लोग लौट रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाती है अब्दाली फोर्सेस, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है कि यहाँ से आ गए अफगान फोर्सेस, यहाँ से अब जब वापस लौट रहे हैं तो मराठा फोर्सेस। अब अगर मान लो मराठा फोर्सेस यहाँ होती तो रिट्रीट भी कर सकते थे, वापस भी जा सकते थे, लेकिन जब ये यहाँ पे फंस गए, ये यहाँ से आ गया, कौन? अब्दाली की जो फोर्सेज हैं, और जब ये यहाँ पे फंस गए तो बैटल जो है कोई अब रिट्रीट नहीं कर सकता है, क्योंकि अफगान यहाँ पे हैं, मराठा वहाँ पे हैं। अगर मान लो मराठा यहाँ होते, अफगान वहाँ होते, तो अफगान वहाँ रिट्रीट कर सकते थे, मराठा यहाँ रिट्रीट कर सकते थे। तो अब ये था कि भाई यहाँ से तो अब कोई एक ही निकलेगा, या तो यहाँ को या तो यहाँ को। अब कौन निकलेगा?
तो इसके लिए हुई बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जहाँ पे मराठा फोर्सेस को कौन लीड कर रहे थे? बालाजी बाजीराव नहीं, ये नहीं लीड कर रहे थे, ये थे सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ लीड कर रहे थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये सरसेनापति थे, पेशवा नहीं थे। पेशवा तो ये खुद थे बालाजी बाजीराव एक तरीके से। ठीक है, ये सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, इनको भेजा गया। और इनके जो बेटे थे बालाजी बाजीराव के 3 बेटे थे, तो जो एक विश्वास राव, एक नारायण राव और एक विश्वास राव, ठीक है, माधव राव और नारायण राव। इनमें से विश्वास राव डेथ हो जाती है उसकी। ये क्यों नहीं जाते हैं? ये अपनी आई थिंक कुछ तो इनकी शादी वगैरह का कोई फंक्शन था, तो उसमें ये बिजी थे। और जब इनको ये पता चलती है, और ये बैटल इतना ज़्यादा डेडली था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम डेथ का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, तो लगभग या आप ये मान के चलो कि लगभग 50,000 तो सिर्फ मराठा लोग ही मारे गए थे। ये रिपोर्टेड है, मतलब एटलीस्ट 50,000। ठीक है, 50,000 लोग, 50,000 मराठा मारे गए थे। और इसमें अफगानों की अगर बात करेंगे, अफगान लगभग पूरी फोर्सेस मिला के अगर बात करेंगे तो लगभग 20,000 मारे गए थे। कैजुअलिटी दोनों साइड हुई थी, लेकिन मराठास की ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और ये बैटल में अगर बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो सिर्फ अकेले नहीं था, यहाँ पे उसके साथ नजीब-उद-दौला था। ठीक है, नजीब-उद-दौला, ठीक, रोहिलखंड के जो रोहिल्ला चीफ्स थे वो, ठीक है, कुछ दिन अवध के, ठीक है, अवध में उस टाइम पे बैठा हुआ तो शुजाउद्दौला वो थे। तो ये सब नजीब-उद-दौला, रोहिल्ला और अवध का जो शुजाउद्दौला है, ठीक है, ये सब लोग किसके साइड थे? ये सब लोग थे किसके साइड? अफगान के साइड। क्यों थे? क्योंकि इनको भी दिख रहा था मराठा पावर बहुत एमर्ज हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट जो सिख किंगडम भी उस टाइम पे था उसने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसके कारण थे, क्योंकि तो मराठा चौथ और सरदेशमुख की वसूलते थे। प्लस कोई भी जब ऊपर उठ रहा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अभी आप हो, ठीक है, आपका ये आप हो और ये आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तुम्हारे मान लो तुम बोलो भाई यार मार्क्स में ना नंबर नहीं आ रहे। अरे भाई ठीक है यार, हमारे भी नहीं आ रहे हैं, अच्छा करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, सिलेक्शन होगा, चिंता क्यों कर रहे थी, सिलेक्शन हो गया। अब इनकी लप आएगी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ? अब तुमने जो है, अब तुमने बोला अब तैयारी हो गई, तुमने यूपीएससी भी निकाल लिया। अब मान लो कि अगर कुछ ऐसा मौका हो, ठीक है, कि ये बाद में पता चला कि शायद जो है तुमने कोई तो फर्जीपना किया है, कोई तो तुमने जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के पूजा खेड़कर की तरह सिलेक्शन लिया, ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे तुम्हारे सपोर्ट में नहीं, तुम्हारे विरोध में, कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, इसने फर्जी तरीके से लिया है। वो तुमको नीचे आना देखना आना चाहेंगे। ये मेजॉरिटी में बता रहा हूँ, भले इनमें से एक ना हो, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बाकी के जो है ना, एक एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ रहा हूँ, भले तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर उनके वही चल रहा होगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैं एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आज से ठीक है लगभग 2-2.5 साल पहले, ठीक है, एवरीवन वाज लाइक कि हाँ परमार सर, ठीक है। नाउ इट इज़ समथिंग लाइक कि, ठीक है, आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन हाँ अब वो लगता है कि देयर आर, मतलब बहुत लोग हैं, दे आर लाइक कि भाई कैसे इसको नीचे लाओ, जब आप काइंड ऑफ नीचे होते हो। एवरी वन, व्हेन यू आर लाइक बिलो समवन, everyone wants you to do good, everyone wants you to do good but not better than them। ये है एक मेंटालिटी जिसको क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं। और अगर आप ऊपर जा रहे होगे, चाहे भले अच्छा कर रहे होगे, भले अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होगे, लेकिन फिर भी देयर आर क्रैब्स विच विल ट्राई देयर बेस्ट टू पुट यू डाउन, ठीक है, उनके अंदर की जेलसी बाहर आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे अगेन पर्सनल, जैसे मैं एक टीचर हैं, ठीक है, उनको काफ़ी सही मतलब मानता था कि यार सही हैं कितने, है ना, काम से काम, लेकिन जब अगेन प्रोटेस्ट की जब बात आई
ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, कि मैं डायरेक्टली तो इस तरीके से फेस वेस दिखा के तो गया नहीं, तो दिखा नहीं सकता है। तो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी कि बड़े आए, वन शॉट बम शॉट करते रहते हैं, इनसे आया नहीं जाता, ये वो घर में जो छुप के बैठे हुए हैं, और मतलब सब काइंड ऑफ एक्टिव हो गया ना। वो सरप्राइज्ड कि भाई मैं तो इनके बारे में अच्छा सोचता था। ये मतलब काइंड ऑफ जेलिसी रखते हैं मेरे लिए। ठीक है, तो वो समझ में आता है कि जब आप नीचे हो, ठीक है, तो कोई आप एमर्ज हो रहा हो, वो यस यस और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, यस हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब उनको लगता है भाई ये तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लेके आओ, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो वही यहाँ पे हुआ। मराठा पावर सब चाह रहे थे कि हाँ काइंड ऑफ बढ़े, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो मुगल्स की अथॉरिटी हटा के वो बस इस्टेब्लिश ही होने वाले थे, तब उनको लगा कि अब ये टाइम है इसको नीचे लाने का, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब नजीबुद्दौला, रोहिलखंड, अवध सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जो जो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अपोज भी नहीं करते हैं, किसका, अफगानों का, और ना ही सपोर्ट करते हैं मराठा। तो मराठा एक तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पे अकेले पड़ते हैं वहाँ पे, विच वॉज नॉट देयर किंगडम, क्योंकि उनका किंगडम यहाँ पे है। और वो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स के लिए एकदम वो है, प्लेन बैटल फील्ड में वो नहीं है, क्योंकि इनकी अगर आर्मी टुकड़ी छोटी है तब किस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर करके वॉर जीतना है वो बहुत अच्छे से आता था। लेकिन ये इनको अच्छे तरीके से नहीं आता था कि प्लेन फील्ड में किस तरह से लड़ना है। ठीक है, मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था। अब तो मुझे पता है, नो, कि बहुत लोगों की जेलेसी निकल आती है। लाइक ना, जैसे कि कुछ भी एंटी अगर मेरे खिलाफ अगर मान लो कोई बोल दे, ठीक है, तो दे विल बी लाइक सपोर्ट में उसका झंडा लेके तुरंत कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहाँ से वो समझ में आती, दे काइंड ऑफ एक्सपोज देमसेल्फ कि भाई हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन अब बस हमें कुछ चाहिए कि कुछ मौका तो मिले, हमें कुछ मौका तो मिलो, कहीं तो तुम गलती करो, कहीं तो गलती करोगे तो वहाँ हम तुमको पकड़ के जो है उसका वो करेंगे। ठीक है, तो खैर द मराठा लॉस्ट दिस बैटल एंड दिस वॉज द डिसाइसिव बैटल, दिस वॉज द डेडलीस्ट वॉर इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। और यहाँ से मराठा पावर काफ़ी ज़्यादा शेक हो जाती है। और बालाजी बाजीराव जब ये अपने बेटे की डेथ और इतने 50,000 से भी ज़्यादा मराठाओं की डेथ के बारे में सुनते हैं, उनकी भी तुरंत डेथ हो जाती है। ठीक है, इनको हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बालाजी बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे बन चुका था, क्योंकि मराठा एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि उसको बांट दिया गया था प्रोविंसेस में। इंदौर में होलकर्स को दे दिया गया था, होलकर फैमिली को, बड़ौदा में गायकवाड्स को, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, और पुणे में पेशवा बैठते थे। पुणे में पेशवा बैठते थे, और इन जगहों पे होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, और सिंधिया ग्वालियर में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मराठा कन्फेडरेसी है पूरी। ओके, अब एंग्लो मराठा वॉर हम समझें उससे पहले में कुछ तो अगेन समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से पूरी आपको मराठा गेनोलॉजी समझाता हूँ अगेन। शिवाजी महाराज है, ठीक, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हुए कौन, संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी महाराज, और देन कौन थे, राजा राम। ठीक है, राजा राम थे। अब ये जो संभाजी महाराज हैं, इनके बेटे थे शाहूजी महाराज। ठीक है, अब उसमें नहीं जाऊंगा, वाइफ थी येसुबाई, क्योंकि उनका कोई यहाँ पे लेना देना है नहीं, तो ठीक है, क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करें। तो शाहू जी, राजा राम की वाइफ थी कौन, ताराबाई। ऐसे रीजनिंग में बनाते हो ना तुम एरो वगैरह। ठीक है, ताराबाई। इनके बेटे कौन थे, शिवाजी दी सेकेंड। ठीक, ये थ्रोन पे बैठते हैं किसकी हेल्प से, बालाजी विश्वनाथ की, बैठते हैं बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। और शाहू जी क्या करते हैं, शिवाजी जो सेकंड थे उनको यहाँ भेज देते हैं इंदौर में। कि ऐसा नहीं कि शाहू जी ने जैसे मुगल करते थे कि पूरी गिनोलॉजी खत्म कर डालते थे, सबको मार डालते थे उठा के, ताकि उनके थ्रोन पे कोई आंच ना आ सके। ऐसा उन्होंने नहीं किया शाहू जी ने शिवाजी को जो सेकंड है उनको बोल दिया कि आप आराम से होलकर में रूल करो, वहाँ के पूरा प्रोविंस संभालो आप। ठीक है, तो विश्वनाथ आते हैं। अब यहाँ से हमें ये जो पेशवाशिप की गिनोलॉजी है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अब वो नहीं कि ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो विश्वनाथ की अगर बात करेंगे तो विश्वनाथ के बेटे कौन हुए, रणवीर सिंह, यानी कि बाजीराव दी फर्स्ट।
ठीक। बाजीराव द फर्स्ट के बाद कौन आता है? बालाजी बाजीराव। ये कौन है? यही है शाहू जी, ठीक है। बालाजी बाजीराव, इन्हीं को शाहू जी बोलते हैं। इनके 3 बेटे थे। बाजीराव द फर्स्ट के 2 बेटे थे, एक बाजीराव द फर्स्ट और एक सेकेंड, बाजीराव द फर्स्ट के 2 बेटे थे, एक तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं मैं, बालाजी। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं ना, ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बना रहा हूं बार बार चार्ट, ठीक है। नहीं तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक पे, कौन क्या था, ठीक है। तो विश्वनाथ बाजीराव द फर्स्ट इनके बेटे हैं। इनके बेटे कौन है? बालाजी बाजीराव। और इनके दूसरे बेटे कौन है? रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, रघुनाथ राव, ठीक। अब बाजीराव द फर्स्ट के बाद ये बनते हैं, इन्हीं के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। इनमें इनका एक बेटा विश्वास राव तो मार दिया जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कि जाता है। उसके बाद इनकी खुद की भी डेथ हो जाती है। तो अब कौन आएगा? अब आएंगे नारायण राव, ठीक है। रघुनाथ राव को लगता है कि यार ये आएगा, लेकिन अभी भी ये आता नहीं है, नारायण राव बन जाता है। उसको लगता है कि अब वो बनेगा, लेकिन नारायण राव बन जाते हैं, ठीक। तो नारायण राव को क्या होता है? नारायण राव की अगर बात करेंगे, नारायण राव होते हैं और एक माधव राव होते हैं, ठीक है, माधव राव। तो इनके बाद बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव बनते हैं, ना कि नारायण राव। तो माधव राव की नेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद भी रघुनाथ राव को नहीं मिलता है मौका, कौन बनता है? नारायण राव बनते हैं। नारायण राव को मरवा देता है कौन? रघुनाथ राव, इसका चाचा मरवा डालता है, क्योंकि उसको लगता है बहुत हो गया, अब जब बुढ़ा जाएंगे तब गद्दी मिलेगी क्या। तो उसको लगता है कि ये तो मर ही गया एक बेटा, ये भी मर गया, इसको भी मार देते हैं, सीधे हमारे वो आएगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि वहां पे बालाजी विश्वनाथ होते हैं जो शाहू जी को हेल्प करते हैं थ्रोन पे बैठने के लिए। यहाँ पे इसी तरीके से आते हैं नाना फडणवीस। ध्यान रखना, एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे नाना फडणवीस, जो कि एक मिनिस्टर थे यहाँ पे। और नाना फडणवीस एक काउंसिल बनाते हैं 12 लोगों की, और उसको बोला जाता है 12 भाई काउंसिल। क्या बोला जाता है? 12 लोगों की काउंसिल को 12 भाई काउंसिल। वो क्या करते हैं? नारायण राव के माइनर सन जो कुछ ही महीनों का है, उनका नाम था माधव राव या फिर सवाई माधव राव, माधव राव द्वितीय, क्योंकि भैया माधव राव तो ये हैं, तो तुम ऐसे याद कर लो सवाई माधव राव, ठीक है। सवा महीने का ऐसा कुछ तो था, तभी उनका नाम सवाई पड़ गया, ठीक है। तो सवाई माधव राव, ठीक। तो भाई रघुनाथ राव वॉज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब इस छोटे से बच्चे को बना दिया गया और मुझे नहीं बनाया गया। तो अब रघुनाथ राव क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर्स के शरण लेकर जाते हैं और ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगते हैं कि ब्रिटिशर्स तुम हमें पेशवा बनाओ, हम तुम्हें सल्सेट और बसाइन दे देंगे। मतलब कैसे? ये रघुनाथ राव या फिर राघोबा जाता है किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, 1776 में, और ये बोलता है कि तुम हमें पेशवा बनवा दो, तुम हमें पेशवा बनवा दो। और ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि बेटा हमें भी तो कुछ चाहिए, तो हमें सल्सेट और बसाइन चाहिए। सल्सेट और बसाइन 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, सल्सेट और बसाइन 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, और वो चाहिए थे इनको ट्रेड के पर्पस की वजह से। ओके, तो होता क्या है कि नाना फडणवीस यहाँ बैठे हुए हैं और सवाई माधव राव तो अभी बहुत छोटे हैं, तो मेन कौन कर रहा है? 12 भाई काउंसिल अभी कर रही है, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट। यहाँ पे देखो ब्रिटिशर्स का कुछ ऐसा समझो, कल से मेन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ पे बैठा हुआ बंगाल, यहाँ बैठा हुआ बॉम्बे और यहाँ पे बैठा हुआ मद्रास। तो बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है इनसे के पास जाता है कौन? रघुनाथ राव। और यही लोग अपनी फोर्सेस लेके आते हैं मराठाओं से लड़ने, लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ये हार जाते हैं, चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग हार जाते हैं। और उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है आपकी दिस वॉर बिगैन व्हेन रघुनाथ राव साइन ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर अगर आपको याद हो 1665 में भी साइन हुई थी, 1665 में। कुछ याद आया आपको? ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो वहां पे साइन होती है 1665 में होती है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में वो ट्रीटी थी, ध्यान रखना, सूरत की ट्रीटी थी वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, वो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1775 में हुई थी। तभी तो जब ये ट्रीटी होगी तभी तो वॉर शुरू होगी 1775 में। वो तो जब ये हार गए,
ठीक है, वो तो जब ये हार गए तब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई 1776 में। कौन हार गया? राघोबा और ब्रिटिश ये बॉम्बे वाली जो प्रेसिडेंसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार गई है। तब नाना फडणवीस से बोला कि बेटा आ जाओ अब ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ठीक है, तुम हार तो गए ही हो, हार तो मानते ही हो अपनी। ठीक है, तो ट्रीटी ये होती है। लेकिन यहाँ पे जो बंगाल में बैठा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग, ही वॉज लाइक कि क्या चल रहा है भैया इधर पे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कलकत्ता वाले आते हैं अभी, और ये दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग आता है और ये इसको मानने से मना कर देता है, नलीफाई कर देता है। क्या कि ये ट्रीटी ऑफ जो सूरत वगैरह हुई है ना, ये जिसकी वजह से बॉम्बे वालों ने अटैक कर दिया है, इस ट्रीटी ऑफ सूरत को मानते ही नहीं है, ना इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर को मानते हैं। फिर से लड़ना हो तो लड़ लो, फिर से लड़ाई होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर से भी यहाँ पे लड़ाई होती है। एंड देन एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ये होती है आपकी 1779 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है फिर से यहाँ पे 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है। लेकिन ब्रिटिशर्स अभी गिव अप नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स फिर भी इसको वॉर को जारी रखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग इसको वॉर को जारी रखता है और बाद में यहाँ पे होती है एक ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, क्योंकि मराठास के भी रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे और ब्रिटिशर्स को भी, तो उन्होंने सोचा कि चलो पैचअप कर लेते हैं। सालबाई की ट्रीटी हुई 1782 में, 1782 में। ये चीज़ ध्यान रहेगा आपको। यहां तक किसी को कोई डाउट हो समझने में तो मैं फिर से रिपीट करूं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो 1782, यहाँ पे ट्रीटी बहुत हैं। ठीक है, ट्रीटी तुमको बहुत देखने को मिलेंगी यहाँ पे, आप देख सकते हो बैक टू बैक ट्रीटी आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो बसेन जो फोर्ट, बसेन का जो पोर्ट है वो तो मराठाओं के हाथ में रहा इसकी ट्रीटी के बाद। लेकिन ध्यान रखना जो सलसेट है और भरोच है ये कंपनी के पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ठीक, क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक आगे बढ़ें। ओके, चलो मैं सूरत वाला समझ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो फिर समझ लो, कोई नहीं, ऐसे समझो। बालाजी विश्वनाथ हैं, ठीक, इनके बेटे रणवीर सिंह बाजीराव दी फर्स्ट, उनके बेटे बालाजी बाजीराव। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बालाजी बाजीराव या फिर शाहू जी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बेटा मर गया विश्वास राव, खुद भी चले गए। माधव राव बने, नेचुरल तरीके से डेथ हो गई। नारायण राव बने, नारायण राव को मरवा दिया इनके भाई ने, यानी नारायण राव के चचा ने, राघोबा ने, रघुनाथ राव ने, ठीक, मरवा दिया। अब नाना फडणवीस क्या करते हैं, इनके जो माइनर सन है लगभग 1.5 महीने का, ठीक है, उसको बना देते हैं सवाई माधव राव को, सवाई को। ठीक, रघुनाथ राव चिढ़ जाता है कि क्या हो रहा है, ये हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मतलब 1 महीने के लड़के को बनाया जा सकता है, 1.25 महीने को, लेकिन हमको नहीं बनाया जा सकता। ब्रिटिशर्स के पास जाता है, ब्रिटिशर्स के पास जाता है, ठीक, ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स से बोलता है, ब्रिटिशर्स में कहाँ पे, ये जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं, ऐसी जगह ऐसे समझ लो 3 गढ़ हैं ब्रिटिशर्स के, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो बॉम्बे वाले के पास जाता है, ठीक, ट्रीटी साइन करते हैं सूरत का कि तुम हमको पेशवा बनाओ और हम तुमको सलसेट और बसाइन दे देंगे। ठीक है, होता है, ये लोग जाते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, ये तो छोटे ही है। तो मेन कौन है, नाना फडणवीस, हार जाते हैं, हार जाते हैं ये। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1776 में। ये कब हो रही है, 1775, जिसके बाद पहला एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो रहा है और 1776 में 76 में जब ये हार जाते हैं, ठीक है, तब ये आता है वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से उठ के कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें बिना पूछे हमसे चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल थे बंगाल वाले, ज़्यादा इनके पास ज़्यादा पैसा था। तो बॉम्बे वाले से बोलते कि अभी अपने आप लड़ाई वड़ाई किए ले रहे हो क्या, तो सूरत की ट्रीटी ये कब मानने से मना कर देता है, पुरंदर की। वॉरेन हेस्टिंग बोलता है वॉर कंटिन्यू रहेगा, वॉर होता रहता, फिर हारते हैं ये ब्रिटिशर। 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है, लेकिन फिर भी जारी रखते हैं। तो बाद में लेकिन ट्रीटी ऑफ सालबाई से ही वॉर खत्म हो जाता है। तो ये वॉर शुरू होता है ट्रीटी ऑफ सूरत से, खत्म होता है सालबाई से, याद रहेगा। और बीच में ये 2 ट्रीटी होती है, पुरंदर और वडगांव, जहां पे दोनों में ब्रिटिशर्स की हार होती है, लेकिन फाइनली जाके काइंड ऑफ ड्रॉ होता है। सलसेट भरोच ब्रिटिशर्स के हाथ में और बसीन मराठाओं के हाथ में। ठीक, अब क्या होता है, अब तुम समझो। अब ये जो कन्फेडरेसीज है ना, इनके बीच में जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं। कैसे मतभेद होते हैं, तो देखो अभी पेशवा कौन है जो पूना में बैठा हुआ है, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय कौन, अब ये कौन आ गया, अभी मैंने क्या बोला, सवाई माधव राव। सवाई माधव राव जब
लगभग छोटा ही थे, लगभग 21 साल के ऐसे कुछ तो थे जब बड़े हो गए थे काफ़ी, ठीक है। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर था, ठीक है, इन पे नाना फडणवीस के द्वारा कि तुम यार ढंग से एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हो ये वो। अब तुम खुद सोचो, तुम 1.5 महीने के और तुमको एक एम्पायर दे दिया जाए और तुमको बचपन से तुमको यही पता है कि तुमको इस एम्पायर को चलाना है। अब सोचो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी उस बच्चे की। वो इतना नहीं सहन कर पाए और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। एक जगह पड़ती है, नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है उस जगह का, कोई तो किला है, वहां से ये जो है गिर के सुसाइड कर लेते हैं ये, ठीक है। कौन, खैर वो पूछेगा नहीं आपसे कहाँ से गिर के सुसाइड करते हैं, लेकिन सवाई माधवराव सुसाइड कर लेते हैं। जब ये सुसाइड कर लेते हैं 1795 में, 1795 में, तब जाके राघोबा के बेटे को मौका मिलता है। और राघोबा का बेटा ही है कौन, बाजीराव दी सेकंड। समझ में आया? बाजीराव दी फर्स्ट कौन था, रणवीर सिंह, विश्वनाथ के बेटे, ठीक है। अब देख लो रघुनाथ राव के बेटे को, क्योंकि जब ये ट्रीटी हुई थी साल बाई की, ये वाली 1782 में, तो रघुनाथ राव को मराठाओं के हाथ सौंप दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मराठाओं ने उसको मरवा डाला, बोला कि देखो राघोबा यार क्यों जाते वहां पे फालतू में, देखो कितना सब नुकसान हो गया। कोई नहीं, उसने बोला राघोबा कि ठीक है मालिक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बेटे को ही मौका दे देना अगर आगे वो हो तो उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हारे बेटे को रख लेते हैं और तुम अब शांति से पेंशन में जियो अपना, ठीक है। तो अब इसके बेटे को मौका मिलता है बाजीराव सेकंड को, और 1800 में नाना फडणवीस भी चल बसते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब होता क्या है, कन्फेडरेसी में फूट पड़ना शुरू होती है, जिसका फायदा उठाते हैं ब्रिटिशर। सिंधिया कहाँ है सिंधिया, ये हैं, ठीक है, हाउस ऑफ सिंधिया, ओके। यहाँ पे थे, इनका नाम था दौलत राव सिंधिया, ध्यान से समझना, दौलत राव सिंधिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, पुणे के जो पेशवा हैं, कौन है, बाजीराव दी सेकंड, इनके साथ मिलके जो यशवंत राव होलकर हैं, ठीक है, ये जो यहां पे बैठे हुए हैं यशवंत राव होलकर, ठीक है, क्या करते हैं, इनके खिलाफ विद्रोह टाइप छेड़ देते हैं। इसमें होता क्या है, यशवंत राव होलकर, जिनको जसवंत राव होलकर के नाम से भी जानते हैं, इनके भाई का नाम था विट्ठल जी होलकर, जो कि आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बस स्टोरी थोड़ा सा समझ लेना। इनको भेजते हैं यशवंत राव होलकर, देखो जाके, ठीक है, वॉर लड़ने। पेशवा क्या करते हैं, बाजीराव सेकंड इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं तुमने धोखा किया हमारे साथ, हाथी के साथ बंधवाते हैं, घसीटवाते हैं और कुचलवा देते हैं हाथी से। ये जो ह्यूमिलिएटिंग काइंड ऑफ हत्या करी गई थी यशवंत राव होलकर के भाई की, ये इनसे सहन नहीं होती है। व्हाट ही डिड, अटैक कर दिया भाई पूना पे, पेशवा पे, इनको यहाँ से खदेड़ दिया। किसने, यशवंत राव होलकर ने। तो जो इनके फादर ने किया था गलती कि भागते भागते ब्रिटिशर के पास पहुंच गए थे और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी, जिसकी वजह से पहला एंग्लो मराठा वॉर हो गया था, वही इन्होंने किया। ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर ली 1802 में, साइन कर ली ट्रीटी ऑफ बसाइन कि हमें पेशवा बना दो फिर से, ठीक है, पेशवा बना दो और हम तुम्हें फेवर करेंगे। कैसे फेवर किया इन्होंने, कैसे फेवर किया, सब्सिडियरी अलायंस साइन करके। अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं डिटेल में, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अपनी पूरी तरीके से सॉवरेनिटी को, स्वायत्तता को गिव अप कर दिया इन्होंने। ये समझ लो कि भाई पूरी तरीके से ब्रिटिश आर्मी पे डिपेंडेंट हो चुके थे, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो चुके थे ये। जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ, इनके पापा ने, रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स की गोद में जाके ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करवाई थी, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ, एंग्लो मराठा, एंग्लो का मतलब है अंग्रेज। उसी तरीके से जब ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है, ये जो बाजीराव सेकंड ने साइन करी, ये कारण बना किसका, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर का। अगेन यहां पे इनको पेशवा बन तो गए ये, ठीक है, और होलकर के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी 1805 में, क्योंकि होलकर बैठे हुए थे, यशवंत राव होलकर, तो 1805 में इनके साथ अलग ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ राजघाट, और ट्रीटी ऑफ देवगांव साइंड आफ्टर बैटल ऑफ अरगांव। ये बैटल ऑफ अरगांव क्या है ये, तो एक्चुअल में ये तो अभी छोड़ दो, ये ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है। तो साइंड आफ्टर बैटल ऑफ अरगांव ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 विद भोसले डायनेस्टी। कटक वॉज एक्वायर्ड बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर दिस वॉर। तो ब्रिटिशर ने चाल चली यहाँ पे,
पेशवा तो अंडर कंट्रोल है ही, वो तो उसने तो साइन करी थी ट्रीटी ऑफ बसाइन, तभी तो दूसरा मराठा वॉर हुआ और उसको बना भी दिए पेशवा। लेकिन इन सब के साथ कन्फेडरेसी के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन किए, कॉमन नहीं, इनको ये दिखाने के लिए कि भाई हम तुमको एक मानते ही नहीं है, तुम अलग अलग हो, वही फूट डालो राज करो। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन हुई, वडगांव अलग है, वो फर्स्ट मराठा वॉर के टाइम पे हुई थी 1779 में, ठीक है। और ये सॉरी ओके हाँ 1779 में। और ट्रीटी ऑफ देवगांव आपकी साइन हुई आफ्टर बैटल ऑफ अरगांव ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर विद भोसले। तो भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करी, राजघाट होलकर के साथ साइन करी, और बसाइन तो पहले से वो साइन हो रखी थी। अब इसमें मैंने क्या बताया तुमको, 1802 में एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में जा चुके थे पेशवा बाजीराव सेकेंड, किनके कंट्रोल में, अंग्रेजों के कंट्रोल में। अब तीसरा सुनो, 1805 तक ये हो गया। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी बाजीराव टू को कि यार ये हमने काफ़ी गलती कर दी, अपनी पूरी पेशवाशिप के लिए पूरी सॉवरेंटी दे दी, ठीक है। तो वो तो चल ही रहा था उनके बैक ऑफ द माइंड में, वो तो था भी। लेकिन होता है ना, एक कोई तो इमीडिएट कॉज होता है, कोई तात्कालिक कारण होता है। वो इमीडिएट कॉज बना पिंडारी वॉर। पिंडारी एक ट्राइब थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, और ये लोग मराठाओं के लिए लड़ा करते थे गुरिल्ला वॉर में, उनको सपोर्ट किया करते थे, लड़ा करते थे, और ये उसी तरीके की ट्राइब थी ये, ठीक है। कि ये लोग जब मराठा जब रेड मारते थे तो रेड में इनको भी हिस्सा मिलता था, तो ये लोग उसे सर्वाइव करते थे। अब सब कुछ तो ब्रिटिश के हाथ में जा चुका है, तो अब कोई रेड तो पड़ती नहीं है। जब रेड पड़ती नहीं है तो पिंडरी करेंगे क्या। जैसे याद करो खुरासान एक्सपीडिशन में के लिए आर्मी रेज करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, कराची खुरासान एक्सपीडिशन, और जब एक्सपीडिशन किया ही नहीं गया तो उस आर्मी को डिसबैंडन कर दिया कि जाओ अपने अपने घर। उनको ट्रेनिंग मिल चुकी, सब कुछ हो चुका, तो वो करेंगे क्या, लूटपाट मचाएंगे। तो वो भी इन्होंने किया। ब्रिटिशर्स जो पोस्ट हुआ करती, ब्रिटिशर्स की पोस्ट, उस पर इन्होंने लूट मारना शुरू किया। तो सिंधिया ऑफ जो ग्वालियर थे उनके साथ ब्रिटिशर ने ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और बोला कि इन पे, या फिर उन्होंने एक तरीके से इन जनरल भी पिंडरियों पर अटैक करना शुरू किया, और सिंधिया से बोला कि तुम भी इन पे अटैक करो, ठीक है, तुम भी इन पे अटैक करो। और ये बात पेशवा को अच्छी नहीं लगी कि भाई जिन लोगों ने हमें आज तक सपोर्ट किया उन्हीं के खिलाफ सिंधिया लड़ रहे हैं या फिर ब्रिटिशर्स उनको मार रहे हैं। तो एक आखिरी बार बाजीराव सेकंड ने पूरी हिम्मत जुटा के सारे जो कन्फेडरेसीज हैं, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे होलकर हो, चाहे बड़ौदा हो, हर किसी गायकवाड़ हो बड़ौदा के, चाहे हर किसी को इन्होंने क्या किया, अलायंस बना के धीरे धीरे छुपे तरीके से इन्होंने अटैक करने का सोचा, ठीक है। किस पे सोचा अटैक करने का, ब्रिटिशर्स पे। लेकिन ब्रिटिशर्स को भी बात समझ तो आ ही गई थी कि कुछ तो दाल में काला है और कुछ तो यहाँ पर पक रहा है। और जब इन्होंने अटैक किया ब्रिटिश रेजिडेंट को, मतलब सब्सिडियरी अलायंस में एक प्रोविजन होता है कि आपको अपने कोर्ट में या फिर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना होगा, तो उस पर अटैक हुआ। तो अगेन यहाँ से शुरू होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, पिंडरी वॉर जिसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, आराम से हरा देते हैं ब्रिटिशर्स। और बाजीराव सेकंड को कैप्चर करके कानपुर के बिठूर, गंगा किनारे जगह पड़ती है बिठूर, वहाँ पे भेज दिया जाता है इनको, ठीक है। और यहाँ ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में होती है, जो ब्रिटिशर्स होलकर के साइन करते हैं। इनके साथ कौन सी ट्रीटी होती, कोई ट्रीटी नहीं होती, इनको हटा ही देते हैं ना, कानपुर भेज देते हैं कि जाओ वहाँ पे आराम से बढ़िया बिठूर में गंगा किनारे खिचड़ी उचड़ी खाना आराम से, ठीक है। तो कोई ट्रीटी नहीं हुई यहाँ पे। जैसे वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1782 में, यहाँ पे देवगांव और ये सब राजघाट हुई, अलग अलग ट्रीटी साइन हुई थी। यहाँ भी अलग ही हुई थी होलकर के साथ मंदसौर, खत्म हो गया सब कुछ। 1818 में पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश्ड, ओके डन। समझ में आई आपको चीजें? क्यों समझ में आई कि नहीं आई चीजें आपके? ठीक है, यहाँ पे जो एक जगह पड़ती है देवगांव, देवगांव में भोसलेों को हराया, भोसलेों को लोगों को हराया था। एक अर्जन गांव करके जगह पड़ती, वहाँ पे सिंधियाओं को, ठीक है। और गायकवाड़ इसमें वैसे न्यूट्रल थे, ठीक है, गायकवाड़ न्यूट्रल थे इसमें। तो लास्ट में कुछ प्रोग्राम है? आज प्रोग्राम है बेटा, आज लास्ट में आज प्रोग्राम है, आज मोटिवेशनल प्रोग्राम है।
चलो भाई, किसी को यहाँ तक कोई आई थिंक डाउट तो नहीं होगा, अभी क्वेश्चन करें। सेकंड वाले में अच्छा लिखा नहीं गया। सेकंड वाले में ध्यान रखना, ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था। ब्रिटिश फोर्सेस को ध्यान रखना यहाँ पर आर्थर वेलेस्ली, ये डेक्कन में लीड कर रहा था, ठीक है, आर्थर वेलेस्ली। और दिल्ली में लीड कर रहा था जनरल लेक, ठीक है, लेक। ऑलराइट, ये अरगांव, जिसको कि अर्जन गांव भी बोलते हैं, ठीक है, अर्जन गांव, ओके, राइट। और फर्स्ट में तो वॉरेन हेस्टिंग हमने देख ही लिया था फर्स्ट में, ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक जो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होती है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो मैंने बताया था वो 1817 में साइन होती है, ओके, 1870। तो इन लोगों को क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, लूट करना शुरू कर दी थी इस वजह से। और यहाँ पे कौन लीड कर रहा होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग अलग है जो पहले वाले में था, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है थर्ड वाले में। तो ये भी ध्यान रखना कौन ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था। ऑलराइट, जिसको यहाँ पे लेक्चर्स चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स, क्विजेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ज़िंदगी के सारे मज़े चाहिए, तो बैच है आपके लिए, ठीक है, ऑलराइट। एंड जो भी एक्स्ट्रा अगर कुछ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने आज जो भी पढ़ी चीज़ें, अगर आपको उसमें कुछ अगर ऐसा लग रहा हो तो आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा होगा तो नहीं, ठीक है। और उसमें आप नोट कर सकते हैं, फैटमैन में ऐड ऑन करते चलते रहिएगा, ठीक है। साथ में खोल के रखा करो, जो लोग भी हैं ना बैच में जिनके पास है फैटमैन, तो वो लोग खोल के इसको रखा करें साथ में। बाकी इंग्लिश का बैच भी चलता है और कॉम्बो बैच भी चलता है, दोनों, जहाँ पे जीके भी, इंग्लिश आपके पीएसपी सर करवाते हैं, ओके, पढ़ाते हैं। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है। चलिए पहला सवाल करिए, हु अमंग द फॉलोइंग अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी, इनमें से कौन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मिलिट्री कमांड नहीं वो करते थे, ठीक है। तो पेशवा तो करते थे, सुमंत भी करते थे, अमत भी करते थे, पंडित राव नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, याद है आपको, पंडित जी जो हैं सिर्फ बैठेंगे और विक्ट्री क्या वो करेंगे, किस तरीके से विक्टोरियस हो जाएं। खैर, विच नेवल फोर्स वर इरेक्टेड बाई हमारे शिवाजी महाराज जी के द्वारा, बताइए। तो जो मलवान कोस्ट है वहाँ पे पड़ता है ये आपका सुवर्ण दुर्ग, मलवान कोस्ट यहाँ पे एकदम, ठीक है, किनारे पे मलवान कोस्ट पे, तो पहला होगा। देन विजय दुर्ग भी है, ठीक है, विजय दुर्ग भी। देन सिंधु दुर्ग भी था आपका, ओके, एंड कोलबा भी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1 2 3 4। ये CAPF-AC में क्वेश्चन पूछा गया, ये जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यार हम पहले ही कर चुके हैं तो फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, चलो करेक्टली मैच तो अभी हमने पढ़े नहीं है, अफगान वॉर, ये बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी। स्कीम ऑफ अष्टप्रधान वॉज कंप्लीटेड एंड अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ शिवाजी कोरोनेशन with regulations and duties properly defined. शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड, और एक चीज़, ये लोग मोदी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा अपने फैटमैन में भी, वो नहीं होगा, और यहाँ पे नोट्स में भी मोदी स्क्रिप्ट चलती थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मराठास के जो लिटरेरी टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं ये मोदी स्क्रिप्ट में मिलते हैं, ठीक है। चलो, So Shivaji introduced Marathi in place of Persian and coined Sanskrit technical terms. Yes, दोनों सही होंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ अष्टप्रधान अगर आप देखो तो 1674 में एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ शिवाजी तभी ये हुई थी, ठीक है। 1674 में जब रायगढ़ के किले में उनका कोरोनेशन हुआ था। शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश। अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट नेगोशिएट करने के लिए उन्होंने एम्बेसडर भेजा था, अच्छा। His chief motive was to secure English aid against सिद्दीज ऑफ डंडा राजपुरी के अगेंस्ट उनका वो सिक्योर करना था। He wanted a supply of grenades, mortars and other ammunition का उनको सप्लाई चाहिए था, बताइए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पर उन्होंने अपना एक तो एम्बेसडर भेजा था सो दैट कि इनके साथ नेगोशिएशन हो सके एक एग्रीमेंट के तहत, और जो सिद्दी ऑफ जो डंडा राजपुरी हैं उनके अगेंस्ट सिक्योर किया जा सके इंग्लिश एड को, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे सही होंगे, और इनको कॉन्टिन्यूस आर्म्स एंड एमिनेशन का सप्लाई चाहिए था, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। 7th है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ तोरना, अटैक ऑन शाइस्ता खान और अनेक्सेशन ऑफ जावली। तो करिए,
तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि 16 की उम्र में इन्होंने तोड़ना के फोर्ट को एक्वायर किया था और प्रचंडगढ़ उसका नाम रख दिया था, ठीक है। 16 की उम्र में, तो सबसे पहले तो ये होगा। अफजल खान को पहले मारा था, शाइस्ता खान को बाद में मारा था, याद है आपको? प्रतापगढ़ में अफजल खान, उसके बाद शाइस्ता खान को जाके लाल महल में ना इसको ठिकाने लगाया था, याद है आपको? तो यानी कि ये तो ऑर्डर होगा 213 करके तो होगा भाई। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात आती 4 पहले आएगा या फिर 4 कहाँ पे आएगा? तो देखो सबसे पहला तो आपका तोरना का फोर्ट ही हुआ था, कैप्चर हुआ था, ठीक है। जावली जो हुआ था ये 1656 मैंने किया था, ठीक है, ओके। जो मौर्य फैमिली है वहाँ पे ही जावली में रूल करती थी, तो यहाँ पे आप रखेंगे 2413 ऑप्शन नंबर है। सबसे पहले तो तोरना वाला ही हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला एंग्लो मराठा वॉर किससे खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, वडगांव या फिर सालबाई? तो वी नो की जो ट्रीटी ऑफ सूरत है 1775 में हुई थी, राघोबा ने साइन करी थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो इससे ख़त्म नहीं हुआ था, इससे शुरू हुआ था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की अगर बात करें 1776 में नाना फडणवीस साइन करते हैं, लेकिन अगेन इससे अभी ख़त्म हुआ नहीं था क्योंकि 1782 में जाके ख़त्म हुआ था, ध्यान रखना है। एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में भी साइन होती है, जहाँ पे औरंगजेब मुगल्स और शिवाजी मराठास के बीच में होती है वो, ठीक है। वडगांव की अगर बात करेंगे तो 1779 में होती है, बट फिर भी ये भी अभी बैटल ख़त्म नहीं होती है। बैटल ख़त्म होती है 1782 में जाके ट्रीटी ऑफ सालबाई से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी व्हाट वाज दस्तक? तो दस्तक क्या होते थे? दस्तक क्या होते थे? कल मैंने बताया था कि भाई फारूक सियार ने 1717 में एक फरमान जारी किया था और ब्रिटिशर्स से बोला था 3000 रुपये दो, ट्रेड फ्री यहाँ पे, सॉरी टैक्स फ्री ट्रेड करो, और दस्तक भी यानी पासेस भी इशू कर सकते हो, यानी ट्रेड परमिट होता ही है, ठीक है। ये भी पढ़ा नहीं है, एलिमिनेट कर, इसको हटाओ अभी। विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन इन 1802 में किसने ट्रीटी ऑफ बसाइन की संधि साइन करी थी? तो याद करो, सूरत की ट्रीटी राघोबा ने साइन करी थी ब्रिटिशर्स से, जिसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है, एंड ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करता है उनका बेटा, जिसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होती है। विट्ठोजी होलकर की अगर बात करेंगे तो ये वही है जिनको कुचलवा के मरवा दिया था इन्होंने, जिसके बाद यशवंतराव होलकर गुस्सा के इनको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। दौलत राव सिंधिया के साथ मिलते हैं वो जब कुचलवाया जाता है, जब इनके होलकर के अगेंस्ट, ठीक है। आपको इनका ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये कन्वेंशन ट्रीटी सीडीएस 1 2021 करिए। लिटिल वाई क्वेश्चन और 4.0 की क्वेश्चन दोनों सेम वैल्यू और इम्पैक्ट देंगे कि कुछ चला गया? हाँ, सेम ही इम्पैक्ट देंगे, जीतने की सेम इम्पैक्ट देंगे, ओके। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई वी नो 1782, ट्रीटी ऑफ पुरंदर की अगर बात हो तो 1775, ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। तो 4231, ठीक है, 4231 ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलो, द इंडियन हिस्ट्री के उसमें संबंध में अभी ये पढ़ा नहीं है, डच वच कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, सॉरी। मिडिल गुजरात सेंडेड ड्यू टू पोर्चुगीज। किसने जो है दीव पोर्चुगीज़ को सरेंडर कर दिया था फाइनली? याद करो, बहादुर शाह को पोर्चुगीज़ ने मरवा दिया था, याद है? मैंने बताया था, शिप में बुलाया था और इनको मार के फेंक दिया था अरेबियन सी में। कुछ याद आया? तो ट्रीटी ऑफ यंदाबू, ये भी अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है, बताओ। ट्रीटी ऑफ देवगांव, बोल दीजिए, वडगांव, देवगांव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव? देवगांव की जो संधि हुई थी 1803 में, उसके तहत कौन सी टेरिटरी एक्वायर करी गई थी? तो ये थी आपकी कटक, ठीक है, कटक। ट्रीटी ऑफ देवगांव ध्यान रखना, ये ब्रिटिशर्स और भोसले के बीच में हुई थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में। ब्रिटिशर्स और जो भोसले के राजा थे राघोजी भोसले द सेकेंड, तो भोसले के बीच में हुई थी देवगांव की संधि, ठीक है। सिंधिया के साथ साइन किए थे अर्जन गांव की संधि, अर्जन गांव, और भोसले के साथ देवगांव की साइन किए थे, कटक ले लिए थे, ठीक। व्हाट डज द टर्म कुनबी रेफर टू इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मराठा सोसाइटी? में कुनबी कौन होते थे? तो कुनबी होते थे, ध्यान रखना, कुनबी होते थे अ ग्रुप ऑफ पेजेंट एंड पेस्टरलिस्ट। ये ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे आप लोग प्लीज़ फैट पेन में,
ठीक है, कि ये कौन होते थे, एक तरीके के किसान पशुपालक का एक समूह हुआ करता था, कुणबी होगा। आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी विच ग्रुप केम टू होल्ड इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन दी मराठा स्टेट। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी राजनीतिक सत्ता किस समूह के साथ में आई? मुगल्स, देशमुख, कुणबी या फिर चित्पावन ब्राह्मण। डेथ ऑफ शिवाजी के बाद इफेक्टिव पावर आई चित्पावन। ये कौन है सर? ये कोई और नहीं है, जो पेशवा है ना, जैसे वो विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ, वो चित्पावन ब्राह्मण ही थे। जो जो जो, जो पेशवाशिप चली वो ब्राह्मण ही थे, चित्पावन ब्राह्मण। ठीक है, जो ना सिर्फ ब्राह्मण की कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं उनमें, ठीक है, उनमें क्षत्रियों की कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, वो होते हैं चित्पावन ब्राह्मण्स। कुणबी तो अभी देखा, जो पेजेंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना वो कौन थे, जैसे बालाजी जो विश्वनाथ भी थे वो आपके चित्पावन ब्राह्मण थे। ओके, चलिए ये करिए। वैसे तो यहाँ पे आप कर नहीं पाएंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी? 1782 में। तो अब आई थिंक अरेंज कर सकते हैं कि 3 होगा, देन 2 होगा, देन 4 होगा। ठीक है, 3 2 4, ये इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, इसमें है नहीं और इसमें है। तो आपको पता होना सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मैंने आपको बताया तो कौन लीड कर रहा था? तो आर्थर वेलेस्ली लीड कर रहा था, ठीक है, दक्कन से, और ये लेक लीड कर रहा था, जनरल लेक दिल्ली से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1780s की ये बात है। ओके, खैर, तो जो राजा नंदा की जो डेथ हुई थी, ये हुई थी आपकी 1775 में, 1775 में। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ट्रीटी ऑफ, एक सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द सेकंड? कौन सी ट्रीटी हुई थी? बसाइन की हुई थी, कब हुई थी? 1802 में। द ट्रीटी ऑफ नहीं करना है भाई, अभी पढ़ा नहीं हमने मत करना। विच मराठा रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674 प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ छत्रपति? छत्रपति की घोषणा करके थ्रोन पे बैठे थे कौन? शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी। नहीं करना है, डच नहीं पढ़ा। रोहिल्ला चीफ नाजिबुद्दौला प्लेड अ की रोल इन दी। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, नाजिबुद्दौला जो रोहिल्ला चीफ था, ठीक है, नाजिबुद्दौला, ये की रोल किसमें प्ले किया? तो अभी हमने देखा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था वो, रोहिल्ला चीफ नाजिबुद्दौला वो, ये सब लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानों के साथ में लड़ रहे थे अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? तो किस तरीके का आर्किटेक्चर उनका था बताइए। राहुल वर्मा जी, पेन टैब होता है, पेन टैब होता है, उसी में स्टाइलस मिलता है, उसी में आता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मुगल तो करेंगे नहीं। गोथिक तो ब्रिटिशर्स ने किया था, उन्हें पढ़ा था, इस तरीके से पॉइंटेड आर्च होते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किया था। द्रविडियन तो पूरा साउथ में देखने को मिलेगा। सिंपल है, एलिमिनेशन से खेल सकते हो। ठीक है, ओके। इनफैक्ट जो छत्रपति शिवाजी, एक सेकेंड, ओके, ठीक 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 ठीक, ध्यान रखने इंडो सार्कनिक क्या होता है ये। इसमें मेनली जैसे हमने देखा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में आपको गोथिक एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो ये इंडो सार्कनिक वो होता है जिसमें कि गोथिक एलिमेंट भी होता है, थोड़ा मुगल एलिमेंट भी होता है, थोड़ा डोम लाइक भी देखने को मिलता है, थोड़ा द्रविडियन फीचर भी होता है। तो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, ओके। तो ये आपका रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये इंडो सार्कनिक में। ओके, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड ब्रिटिश, आंसर ये होगा लेकिन अभी पढ़े नहीं है, ये करो। बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, देख रहा हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? मराठाओं के बीच में। कौन लीड कर रहा था मराठा फोर्सेस को? जल्दी से बताओ। सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव बेटे थे किसके? बालाजी बाजीराव के या फिर शाहू जी के। वॉट वॉज द टर्म फॉर एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स इन दी प्रिंसली? अभी नहीं करना है। उज्जैन एक्सपैंडेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच मराठा चीफ? तो जो मराठा कन्फेडरेसीज थी, होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, है ना, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। तो किसके टाइम पे उज्जैन ये हुआ था? तो उज्जैन अगर आप देखोगे तो ग्वालियर के पास कौन पड़ता है? ग्वालियर के नज़दीक उज्जैन पड़ता है, यानी सिंधिया थे ग्वालियर के। ठीक है,
फ्रॉम विच डेकेड डिड द मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान पुट सेवियर प्रेशर प्रिंसिपलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। तो राजस्थान में काफ़ी रेड करी मराठास ने, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए। यही कारण था कि क्यों राजपूत ने भी थर्ड जो पानीपत का बैटल है उसे मराठाओं का सपोर्ट नहीं किया। तो ये बात है लगभग 1740 की, जब बाजीराव दी फर्स्ट थे, क्योंकि समझ लो उन्हीं के टाइम पे दबा के रेड करी गई थी बाजीराव दी फर्स्ट, वही रणवीर सिंह है ना, बालाजी विश्वनाथ के बेटे, ठीक है। तो 1740 के टाइम पे who was in the combined forces that attacked टीपू सुल्तान। अभी नहीं करना है, ठीक है। बैकबोन कौन थे मराठा आर्मी के? उर थे, जमींदार थे, कुनबी थे, मनसबदार थे। तो अभी हमने क्या देखा था, कुनबी, ठीक है, पेजेंट्स वगैरह तो हुआ करते थे। पहला मराठा वॉर किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था? सूरत से शुरू हुआ था, कोई लेना देना नहीं है। इससे दूसरा मराठा वॉर शुरू हुआ था बसाइन 1802, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, 1782। आखिरी क्वेश्चन करो, हु सक्सीडेड छत्रपति शिवाजी महाराज एज द रूलर ऑफ मराठा एम्पायर? तो शिवाजी महाराज के बाद कौन आता है? शाहू आते हैं, राजाराम आते हैं, संभाजी या फिर ताराबाई? तो पहले तो आते हैं संभाजी, उसके बाद आते हैं राजाराम, उसके बाद आते हैं ताराबाई, उसके बाद आते हैं शाहू जी, ठीक है। शाहू जी कौन है? संभाजी के बेटे हैं, ठीक है। देन व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल मिनिस्टर इन द मराठा किंगडम? में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन होता था? तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था कौन? पेशवा, है ना। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाई द मराठाज इन डेक्कन वॉज नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता था? जो 25% जो टैक्स होता था उसको बोलते थे चौथ। सर देशमुखी क्या होता था? एडिशनल 10% का जो लेवी होता था वो होता था। बाजीराव द फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज द सन ऑफ, किसके बेटे थे ये? कौन है ये बाजीराव द फर्स्ट? कौन है बाजीराव द फर्स्ट? रणवीर सिंह। किसके बेटे थे? बालाजी विश्वनाथ के, है ना। राघोवा का बेटा कौन था? बाजीराव द सेकंड, जिसने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी थी, सेकंड और थर्ड मराठा वॉर जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें, ठीक है। माधवराव कौन थे? माधवराव बालाजी बाजीराव के बेटे थे, यानी बाजीराव वन के बेटे थे कौन? बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के बेटे कौन थे? 3 थे। विश्वास राव मर गए थे, नारायण राव भी मर गए, माधवराव, ठीक है, और देन बाद में नारायण राव, ओके। ये पता है, अगर तुमको रिवाइज करना हो अच्छे से, तुमको मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि एक ही बार में आ जाएगा तो फिर डिफरेंस क्रिएट कहाँ पे होगा। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होगा पता है क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। 5 मिनट का क्लास के बाद ब्रेक वेक ले लेना आराम से, फिर बैठना है कोरा कागज लेके, और उसमें जो मैंने पूरा बनाया था कि शिवाजी के बेटे संभाजी, राजाराम, संभाजी के बेटे शाहू जी, राजाराम की वाइफ ताराबाई, इनके बेटे हुए थे शिवाजी जी सेकंड। उसके बाद किसके सपोर्ट से बैठे थे? विश्वास, ये बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ के बेटे बाजीराव द फर्स्ट के बेटे बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब, उनके 3 बेटे थे, उनका एक भाई था, किस तरीके से मरवा डाला था। ये चार्ट तुम बना लोगे ना, खत्म हो जाएगा पूरा मराठा वहीं पे ही, समझ में आ जाएगा तुमको सब कुछ। तुम्हारे सारे अंतड़ियाँ खुल जाएंगी बुद्धि की, मैं बता रहा हूँ, सारे न्यूरॉन जितने बनने होंगे सब बन जाएंगे। इट इज़ दी बेस्ट वे टू रिवाइज दी मराठा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। नो अदर मेथड, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द मराठा डायनेस्टी? तो ही वाज छत्रपति शिवाजी महाराज। विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन? देख रहे हो? नहीं तुम देख रहे हो, कुछ है ऐसा नया जो पूछ रहा है? प्लीज़ मुझसे बात करिए। मुझे कैंसर सिम्टम्स, अच्छा गौरव क्या हो गया आपको? क्या हो गया है गौरव, आपको कैंसर हो गया है? हु वॉज इरानियन रूलर हु अटैक द सिटी ऑफ दिल्ली एंड टुक वुमेन सिविल? भाई मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, हो चुका। एक और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन एमर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी? बता। चौथा तो हुआ भी नहीं था सर, आधे घंटे के लिए क्लास, अच्छा ठीक है। तो पूछ क्या रहा है ये? निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गए थे? देख रहे हो? विलय होंगे कब? आखिरी वाले में जाके, जब सब कुछ खो जाएगा तभी तो विलय होगा, तभी तो मर्ज हो जाएगा पूरा मराठा टेरिटरी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाई साइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी? दूसरा एंग्लो मैसूर तो भी पढ़ा ही नहीं, मराठा पढ़ा भी तो। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन नहीं है, बस हो चुका ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते, नहीं बोलेगा ले यार छोड़ के चले गए, आदमी ध्यान देता नहीं है। होलकर जो डायनेस्टी है साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद दी? ले भैया, नहीं ले यही दिन देखना बाकी रह गया था, ठीक है। तो खैर खत्म होता है और आपको होता है 1818 में बाजीराव सेकंड को बोला जाइए बिठूर में, कान परमार से होंगे वहीं पे आप जाए आराम से रहिए उन्हीं के साथ। बिठूर में गंगा नहाने आते हैं वो, तो खिचड़ी खिलाइएगा बना के उनको वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1299 जो है ये है बैच में एंट्री की फ़ीस, ठीक है। बाकी थैंक यू। और कल यार ना, कल जो है तुम्हारी ब्रेक रहेगा, कल क्लास का। क्यों ब्रेक रहेगा सर?
कल क्या है ऐसा, कल मैं सोच रहा हूँ मेंस वालों को स्टैटिक जीके ख़त्म करवा दूँ, ठीक है, शाम को, क्योंकि फिर क्लास रहती है तो तुम लोगों को भी ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि ब्रेक मिल जाएगा, इसकी मैं भरपाई कर दूंगा सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन जो है मैं भरपाई कर दूंगा, एंड फिर उस दिन हम लोग कल की क्लास की भरपाई कर लेंगे। ओके, मोटिवेट कर देते हैं। ओके ओके, मोटिवेशन, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मालिक आज बदमाशी मत करियो, मतलब मालिक आज बदमाशी मत किया करो, कहना क्या चाह रहे हो? आज बदमाशी मत किया करो, आज क्या है ऐसा? हाँ मोटिवेशन दे रहे हैं, रुक जाओ, मोटिवेशन बढ़िया है, मोटिवेशन। चलो, तो कल ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो कल आप लोग अच्छे से करिए, कि कल मैं सोच रहा हूँ स्टैटिक जीके रिवाइज करा दूँ, और मेंस वालों को अभी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ना। सर अभी तक एंग्लो मराठा वॉर में किसी ने बैकग्राउंड के साथ पूरा नहीं समझाया, केवल ट्रीटी पता थी, अब अच्छे से समझ गया। थैंक यू साक्षी जी। और मैंने उतना ही बताया गेन, कि समझ में भी आ जाए, बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, नहीं तो बहुत हैवी होता है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत हैवी होता है। जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे समझ ही नहीं आया था भाई, क्या बाजीराव बालाजी बाजीराव माधवराव बाजीराव, क्या चल रहा है भाई, ये बाजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है ये? शिवाजी के वंशज नहीं है लोग तो कौन है? अब जब ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ये तुम अगर फिगर बना लोगे ना, ये चार्ट बना लोगे, पूरी जीनोलॉजी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहानी तो बताई दी, और मैंने कोशिश की आपको पूरा समझाने की, थोड़ा आपको एफर्ट करना होगा। अच्छा, मोटिवेशन देने रुको, ये लो तुम आज मोटिवेशन घर लेके जाओ फ्री में। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। गूज बम्स है लिटरली, काफ़ी मतलब जितनी बार सुनो उतनी बार काइंड ऑफ मोटिवेशन लगता, नहीं लगता? ना हाउ कैन यू नॉट गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज? लिटरली मोटिवेशनल, मतलब सोचो यार, मतलब कोई आपको मार रहा है, ठीक है, आपको दर्दनाक मौक दे रहा है, बट फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मौक में एक अच्छा नंबर नहीं आता, स्कोर नहीं आता, और हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डायलॉग था, मतलब ये कॉन्वर्सेशन थी संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच में जो आखिरी डायलॉग है, ठीक है। तो हमारे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते, गिव अप कर देते हैं। वहाँ पे वो आदमी नाखून निकाल रहा है, आँख निकाल रहा है, इतनी दर्दनाक मौत दे रहा है, बट फिर भी he accepted that death rather than converting himself or just giving up, simple, ठीक है। गिव अप करने से अच्छा है उन्होंने लड़ा आखिर तक, और क्योंकि वो लड़े आखिर तक, दैट थिंग गॉट ट्रांसफर्ड इनटू दी काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं आज तक वो इंस्पायर कर रही है मराठास को, ठीक है। इमीडिएटली तो इंस्पायर किया था कि मुगल्स के अंडर सरेंडर अब तो करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और हुआ भी वही कि मुगल्स ख़त्म हो गए और मराठा एमर्ज हो गया उनकी जगह पे, ठीक है, मराठा उनकी जगह पे एमर्ज हो गए, और आज भी वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल,
ठीक है। मराठास के बारे में जल्दी इसलिए भी समझ नहीं आता बिकॉज स्कूल बुक्स में मेरे पढ़ाया तो जाता है मुगल्स के बारे में, बट मराठास के बारे में या राजपूत हिस्ट्री के बारे में नहीं होती जनरली चीज़ें। खासकर मराठा के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ाना ही चाहिए। अब देख सकते हो अब कितनी शिवाजी हों चाहे संभाजी हों, ठीक है, बाजीराव दी फर्स्ट, हमें पता ही नहीं था स्कूल टाइम में क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता वो चीज़ें, ठीक है, कि क्या स्वराज कौन थे, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। खैर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। एंड मिलते हैं परसों, ठीक है। तब तक आप रिवाइज़ करेंगे, ओके। और बैच का जिसको एक्सेस चाहिए वो 4.0 बैच में एनरोल कर सकता है, कॉम्बो बैच भी है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद। कल स्टैटिक का ही लेते हैं, सुबह कल स्टैटिक रखते हैं, ओके। स्टैटिक को रिवाइज़ करते हैं कल जल्दी जल्दी।